छोटे शहर से उन्होंने निकटतम काउंटी शहर के लिए एक कार किराए पर ली, फिर उस शहर के लिए एक बस ली जहां वह पहले उतरे थे। प्रस्थान हॉल में इंतजार करते समय जगत मेहरा ने अपने फोन पर घर की स्थिति की जांच की, सुनिश्चित किया कि कोई बिजली आउटेज नहीं हुई थी और यह कि एलिस बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। बेशक वह अभी भी एलिस के साथ संवाद नहीं कर सकता है या अभी के लिए अन्य उपकरणों के माध्यम से आदेश जारी नहीं कर सकता है। हालांकि इस फंक्शन को लागू करना मुश्किल नहीं है, एलिस अभी भी इस समय बहुत नाजुक और अपरिपक्व है। सुरक्षा कारणों से वह इस फंक्शन का विस्तार करने की जल्दी में नहीं है। जब जगत मेहरा व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर संदेशों की जांच कर रहे थे तो उन्होंने छोटे शहर के होटल के बाहर सुनी गई बातचीत को याद किया और सोचा कि इस सुराग से उनकी पहचान की जांच कैसे की जाए। सबसे सीधा तरीका निस्संदेह उस प्राडो कार के लाइसेंस प्लेट नंबर का उपयोग करके वाहन प्रबंधन कार्यालय की प्रणाली के माध्यम से खोज करना है। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है और वह संबंधित संगठनों में से किसी को भी नहीं जानता है। कुछ ग्रे मार्केट सौदों के माध्यम से वह पैसे के साथ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह कुछ समस्याएं और निशान पैदा कर सकता है। यह दूसरे पक्ष को प्रारंभिक चेतावनी दे सकता है या अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसलिए जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह इस पद्धति का उपयोग नहीं करेगा। तीसरे पक्ष के माध्यम से जांच न करना सबसे अच्छा है। लाइसेंस प्लेट से कोई भी वाहन के पंजीकरण का स्थान निर्धारित कर सकता है। कार के मॉडल और अनुमानित उम्र का अंदाजा इसके रियर प्रतीक और कुछ फीचर्स से लगाया जा सकता है। लाइसेंस प्लेट के नीचे विज्ञापन पाठ की एक छोटी सी पंक्ति भी थी, जिसमें 4S डीलरशिप का नाम और संपर्क नंबर था। भले ही यह उस समय आधा कीचड़ से ढका हुआ था और केवल कुछ संख्याएं और 2 चीनी अक्षर दिखाई दे रहे थे, यह पता लगाना कि टोयोटा 4S डीलरशिप या द्वितीयक वितरक मुश्किल नहीं होना चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि हम इसके स्थान को जानते हैं। इसके बाद कोई भी 4S डीलरशिप या वितरक से ग्राहक डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है, जिससे अधिक जानकारी उजागर हो सकती है। यह विधि सीधे वाहन प्रशासन कार्यालय जाने की तुलना में कम जोखिम भरा और सरल है। हालांकि यह अभी भी थोड़ी परेशानी है। जगत मेहरा एक सरल और अधिक सीधा तरीका खोजने के लिए बेताब थे। उन्होंने उस रात से 2 व्यक्तियों की उपस्थिति और पोशाक, उनकी बातचीत और उनके द्वारा चलाई जा रही कार के विभिन्न पहलुओं की जांच करना जारी रखा। फिर उसे कार के पीछे आधे छिलके वाले अक्षरों की एक पंक्ति याद आई। 4.5 अक्षर बचे थे, CHEC, दूसरे C से पहले एक बिंदु के साथ, और यह काफी स्पष्ट था कि C के बाद का आधा अक्षर O होने की बहुत संभावना है। तो वह स्टिकर शायद .com में समाप्त होने वाला एक वेबसाइट पता था, संभवतः www.che.com जैसा कुछ। यदि कार से कोई स्टिकर जुड़ा हुआ है तो यह संभवतः उस कंपनी की वेबसाइट का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसने मूल रूप से इस कार को खरीदा था। बेशक यह एक निजी कार भी हो सकती है जिसमें किसी कारण से उस वेबसाइट का स्टिकर है। उन 2 लोगों के बीच बातचीत से यह स्पष्ट था कि वे हवाई जहाज से शहर से बाहर जा रहे थे। वे यहाँ कंपनी के लिए व्यवसाय पर थे और प्राडो वाहन प्लेट इस शहर की थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उनकी सामान्य कार नहीं थी। ऐसा लगता है कि कार को यहाँ आने के बाद कंपनी द्वारा उनके लिए व्यवस्थित किया गया था या उन्होंने इसे स्वयं पाया। क्या यह शायद कार किराए के प्लेटफॉर्म से था? चूंकि बोर्डिंग से पहले अभी भी समय था, इसलिए जगत मेहरा ने इन शर्तों के आधार पर खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक वेबसाइट मिली जो ज्यादातर मानदंडों पर फिट बैठती है। हालांकि यह ऑफलाइन चेन स्टोर के साथ ऑटो रखरखाव और मरम्मत के लिए एक वेबसाइट बन गई, न कि कार किराए पर लेने वाली वेबसाइट। ये ऑफलाइन स्टोर मुख्य रूप से प्रांत के भीतर 2 शहरों में स्थित थे और वे एक विस्तृत क्षेत्र को कवर नहीं करते थे। दुकानों की कुल संख्या 2 अंकों से अधिक नहीं थी। इसे देखते हुए क्या यह संभव हो सकता है कि कार की सर्विस इस वेबसाइट के फ्रेंचाइजी स्टोर्स में से एक पर की गई हो और स्टिकर को प्रमोशन के हिस्से के रूप में दिया गया हो? जब जगत मेहरा वेबसाइट की जांच कर रहे थे तो उनकी नज़र कुछ प्रमोशनल तस्वीरों पर पड़ी। तस्वीरों को मरम्मत की दुकान से एक मैकेनिक के शॉट्स का मेंशन किया गया था, जो एक ग्राहक की कार की समस्याओं का निदान करने के लिए सड़क के किनारे बचाव में भाग ले रहा था। मैकेनिक एक सुंदर,
ताज़ा चेहरे वाला युवक था और कार मालिक एक सुंदर, रमणीय महिला थी। जाहिर है, यह एक प्रमोशन फोटो सेटअप था। हालांकि जिस चीज ने जगत मेहरा का ध्यान खींचा, वह फोटो में एक एसयूवी थी जिसे मरम्मत करने वाला परिवहन के लिए इस्तेमाल करता था। यह एक सफेद प्राडो था। भले ही इसकी लाइसेंस प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह उस समय की तुलना में बहुत नई लग रही थी जिसे दोनों आदमी दूसरी रात चला रहे थे। लेकिन कार के सी पिलर के निचले हिस्से पर कई निशानों को देखते हुए यह वही कार थी। दूसरे शब्दों में, प्राडो को वेबसाइट के ऑफलाइन रखरखाव स्टोर पर एक मरम्मत सेवा से अपना स्टिकर प्राप्त नहीं हुआ, यह रखरखाव कंपनी से संबंधित एक कार थी। तो उन लोगों को उस कार को चलाने के लिए कैसे मिला? उन्होंने इसे उधार लेने का प्रबंधन कैसे किया? हालांकि उस आदमी की बातचीत के लहजे को देखते हुए जगत मेहरा ने सोचा कि यह संभावना नहीं है कि वे अपने व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से एक कार उधार लेंगे। यह देखते हुए कि वे एक व्यापार यात्रा पर थे, यह सबसे अधिक संभावना है कि कार की व्यवस्था कंपनी द्वारा की गई थी या उन्होंने पैसे के साथ समस्या को हल किया था। उन्होंने जिस कंपनी का उल्लेख किया है वह संभवतः यह ऑटो रखरखाव कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी जिन सभी क्षेत्रों को कवर करती है उन तक उड़ान में चढ़े बिना पहुंचा जा सकता है। जगत मेहरा को वेबसाइट के होम पेज पर कई प्रचार और विज्ञापन देखने की याद आई और फिर उन्हें पता चला कि इस कंपनी को पिछले साल डिवाइन टेक्नोलॉजी ने खरीदा था। कोई आश्चर्य नहीं कि होम पेज पर इतने सारे विज्ञापन थे जिनमें एक इंटरनेट कंपनी की तरह वाइब था, जैसे कि रखरखाव के साथ ड्राइविंग रिकॉर्डर प्राप्त करें, ड्राइविंग आदतों के सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए रखरखाव वाउचर और नकद पुरस्कार प्राप्त करें, एआई कार बटलर रिकॉर्डर अनुभव में शामिल हों और गैस कार्ड प्राप्त करें, और इंजन ऑयल जीतने के अवसर के लिए विस्तृत ईंधन खपत आंकड़ों में भाग लें। जाहिर है, जगत मेहरा को दिव्य प्रौद्योगिकी के बारे में पता था। यह कंपनी हाई एंड तकनीक के गुप्त विकास के लिए कुख्यात है। हालांकि यह इंटरनेट संचार, गेमिंग, ई-कॉमर्स या मोबाइल विनिर्माण उद्योग में अन्य बड़े नाम वाले निगमों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पास वास्तव में कई उत्पाद हैं जो सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जाते हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके पास अद्वितीय तकनीकी पेटेंट हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उनकी एकाधिकार स्थिति और लाभ मार्जिन दोनों अविश्वसनीय रूप से उच्च हैं। कुछ समय पहले जगत मेहरा ने एक खबर देखी जिसमें कहा गया था कि डिवाइन टेक्नोलॉजी ड्रोन और एआई से जुड़ी एक संपत्ति प्रबंधन योजना के साथ प्रयोग कर रही थी। उन्होंने हाल ही में एक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त की थी और वे वर्तमान में एक पायलट समुदाय में इसका परीक्षण कर रहे थे। कुछ समय पहले डिवाइन टेक्नोलॉजी ने भी विभिन्न प्रकार के शोध निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिनमें से कुछ को उपयोग में लाया जाना शुरू हो गया है। हालांकि वे शायद ही कभी उपभोक्ता अंत उत्पादों का उत्पादन करते हैं। अधिक बार नहीं, वे प्रौद्योगिकी और पेटेंट विकसित करते हैं, फिर उत्पादों को लॉन्च करने के लिए अन्य प्रसिद्ध और परिपक्व निर्माताओं के साथ सहयोग करते हैं। इस प्रकार पेशेवर क्षेत्रों में उनकी उच्च प्रतिष्ठा है, लेकिन आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता कम है। इसके अलावा जगत मेहरा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि डिवाइन टेक्नोलॉजी बहुत प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक नहीं थी। प्रत्येक उत्पाद लॉन्च और शोध प्रकाशन के बाद वे तुरंत सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गए। उनके अधिकारी और बॉस शायद ही कभी बोलते थे। ऑटो रखरखाव कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए डिवाइन टेक्नोलॉजी का क्या कारण हो सकता है? यदि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रासंगिक डेटा प्राप्त करना था, तो वे सीधे ऐसी कंपनी के साथ सहयोग कर सकते थे या बड़े डेटा सेट तक पहुंचने के लिए अन्य ऐप कंपनियों या वेब कंपनियों को खरीद सकते थे। क्या वे विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह से प्राप्त डेटा अधिक प्रभावी और व्यापक होगा? इसे ध्यान में रखते हुए, क्या उन दो लोगों को दिव्य प्रौद्योगिकी द्वारा भेजा जा सकता था? जब उन्होंने अपनी कंपनी का उल्लेख किया, तो क्या वे वास्तव में दिव्य प्रौद्योगिकी का उल्लेख कर रहे थे? बेशक, वे बस यह नहीं जानते होंगे कि उन्हें वह कार कैसे मिली और उस कार की मूल रखरखाव कंपनी और डिवाइन टेक्नोलॉजी से उसके समर्थन के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है। हालांकि जगत मेहरा यह मानने के लिए अधिक इच्छुक थे कि डिवाइन टेक्नोलॉजी ने पिशाचों या म्यूटेंट के बारे में कुछ खोजा था। बोर्डिंग कॉल प्रस्थान लाउंज के माध्यम से गूंज उठी, जो जगत मेहरा की उड़ान के प्रस्थान का संकेत थी।
उस रात प्राडो में डिवाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े 2 लोगों को जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी के बावजूद जगत मेहरा ने कानूनी रूप से किसी पर आरोप लगाने की योजना नहीं बनाई थी। उन्हें ठोस सबूत की जरूरत नहीं थी, केवल परिस्थितिजन्य सबूत की जरूरत थी। इसलिए अगर उसे दिव्य प्रौद्योगिकी पर संदेह होता तो वह बस आगे बढ़ता और इसकी जांच करता। जांच करने पर जगत मेहरा को कई विविध क्षेत्रों के बारे में पता चलने पर आश्चर्य हुआ कि डिवाइन टेक्नोलॉजी शामिल थी। एआई ड्रोन से लेकर प्रोग्राम करने योग्य रोबोट खिलौनों तक, वीआर और एआर गेमिंग उपकरणों से लेकर चिकित्सा सहायता उपकरण तक, सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर उभरती कार निर्माताओं तक, सुरक्षा उपकरणों से लेकर कुरियर सेवाओं तक, वे कई प्रकार के क्षेत्रों में शामिल हैं। वे ऑटोमोटिव रखरखाव उद्योग में भी चले गए हैं। वे जिन व्यवसायों का अधिग्रहण करते हैं और निवेश करते हैं, वे पूरे देश में फैले हुए हैं। इसके अलावा डिवाइन टेक्नोलॉजी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए बहुत सारी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी अधिकांश जानकारी उन समाचारों से आती है जिन्हें उन्होंने स्वयं साझा किया है। लेकिन वे पहले से ही जिन उपक्रमों में शामिल हैं, उनकी संख्या काफी आश्चर्यजनक है। जगत मेहरा कंपनी की बेतरतीब और अपरंपरागत वृद्धि और रणनीति से अभिभूत है। विमान उड़ान भरने वाला था और जगत मेहरा ने अपनी सीट पर बैठते हुए अपना फोन बंद कर दिया। उन्होंने हवाई अड्डे के रनवे पर नजर डाली, डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा निवेश की गई और अधिग्रहित की गई विभिन्न कंपनियों के बारे में सोचते हुए। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिनके बारे में उन्होंने अपने दैनिक जीवन में देखा या सुना था, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे दिव्य प्रौद्योगिकी थी। उदाहरण के लिए, एक कुरियर कंपनी है जिसे रियली फास्ट कहा जाता है। हालांकि जगत मेहरा ने कभी भी उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह ब्रांड से प्रभावित है। इसका नाम समान नामों वाली एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनियों के समुद्र में खड़ा है। यह यादगार है। जगत मेहरा को जब सर्च करते हुए उस कंपनी को देखा तो उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह कंपनी के बारे में पहले से जानता था और उनके नाम से प्रभावित था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इसमें और भी बहुत कुछ था, एक और कारण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रियली फास्ट की किसी भी संबंधित यादों को याद करने की कोशिश की और फिर उन्हें तेजपुर में तरुण गोयल के क्लिनिक की इमारत के पास से गुजरने की याद आई, जहां उन्होंने रियली फास्ट प्रतीक वाली एक वैन देखी। फिर जब वह तेजपुर में तरुण गोयल के आवास और हैकर मिजो के घर गए, तो उन्होंने पास में रियली फास्ट डिलीवरी वैन भी देखी। वह जानता था कि इस कंपनी के पास बहुत उन्नत छंटाई प्रणाली और भंडारण प्रबंधन प्रणाली है, लेकिन उन्होंने अभी तक व्यापक रूप से विस्तार नहीं किया है। उन्होंने देश भर के प्रमुख शहरों में कम संख्या में संचालन बनाए रखा, ज्यादातर व्यवसायों के साथ सहयोग करते थे और शायद ही कभी व्यक्तिगत मामलों से निपटते थे। उनकी मात्रा बड़ी कुरियर कंपनियों से काफी पीछे थी। हालांकि तेजपुर में रियली फास्ट डिलीवरी वाहन का दिखना असामान्य नहीं है, क्योंकि यह प्रथम श्रेणी का शहर है। इसके अलावा उस समय उनका ध्यान पुलिस की निगरानी में लोगों पर था, इसलिए उन्हें यह अजीब नहीं लगा। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर जगत मेहरा को एहसास हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। रियली फास्ट डिलीवरी वैन के लिए उन 3 स्थानों में उनके व्यवसाय की मात्रा को देखते हुए दिखाई देना असामान्य है। वे मुख्य रूप से व्यवसायों की सेवा करते हैं। उन स्थानों पर उस आकार की कंपनियां नहीं हैं। यह देखते हुए कि डिवाइन टेक्नोलॉजी लंबे समय से पिशाचों और म्यूटेंट पर शोध कर रही है, यह समझ में आता है अगर वे तरुण गोयल में विसंगति और देवगिरी में मेजबान सुमित सहित 3 लोगों की अजीब मुठभेड़ को महसूस करते हैं। वे लोगों को उन जगहों की निगरानी करने के लिए भेज सकते थे जहां तरुण गोयल और मिजो दिखाई दे सकते हैं, और नमूने एकत्र करने और सुअर के शव को खोजने के लिए देवगिरी निर्जन क्षेत्र में भेज सकते थे। तो क्या ये सभी क्षेत्र और स्थान हैं जहां डिवाइन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से हर जगह दिखाई देने वाले उत्परिवर्ती प्राणियों की जांच में सहायक हैं? उस रात उन दोनों के बीच हुई बातचीत से, हालांकि उन्होंने गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वे ज्यादा नहीं जानते हैं और अपने कार्यों के उद्देश्य या वे जो एकत्र कर रहे हैं उसकी उपयोगिता के बारे में स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, यदि डिवाइन टेक्नोलॉजी वास्तव में इन जांचों का संचालन करने वाली कंपनी है, तो कार्यकारी प्रबंधन को कैसे पता चलता है?
क्या वे अपने बॉस के आदेश पर काम कर रहे हैं? जगत मेहरा ने पहले जांच की थी कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के संस्थापक आरव सिंह ने यांत्रिक भागों के निर्माण में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बाद में धीरे धीरे उच्च तकनीक उद्योग में चले गए। कुछ साल पहले इस 70 साल के बॉस को फोर्ब्स में भी लिस्ट किया गया था। और क्योंकि डिवाइन टेक्नोलॉजी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मीडिया का उनके धन का अनुमान बहुत रूढ़िवादी है। हालांकि आरव सिंह अपनी कंपनी से भी ज्यादा कम है। उनके बारे में बहुत कम जानकारी और फुटेज उपलब्ध है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों में कोई साक्षात्कार नहीं दिया है, कॉरपोरेट प्रबंधन को मीडिया से निपटने के लिए छोड़ दिया है। क्या मिस्टर आरव एक पिशाच हो सकता है? जगत मेहरा ने अपने दिल में अटकलें लगाईं। हालांकि इस अटकलों का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही डिवाइन टेक्नोलॉजी और आरव सिंह को प्रमुख चिंता और सतर्कता के लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना आश्वस्त था, पहले एक निष्कर्ष बनाना और फिर धीरे धीरे सत्यापित करना और समायोजित करना जगत मेहरा की चीजों को संभालने का सामान्य तरीका है। उड़ान स्टार सिटी में सुरक्षित रूप से उतरी और लिटिल फैटी गर्ल को ढूंढकर उसे बस सिक्के और एचआर पेपर का पता लगाना था। लेकिन वह स्टार सिटी में बहुत देर से पहुंचे और लिटिल फैटी गर्ल को उसकी मां ने किंडरगार्टन से उठाया था, इसलिए किंडरगार्टन में उसकी मूल रूप से नियोजित मुलाकात नहीं हो सकी। क्या वह उन पर कहीं और ठोकर खा सकता है? हाँ, हमेशा की तरह उन्होंने सिक्के और एचआर पेपर की निरंतर गति को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लिटिल फैटी गर्ल के साथ रखा गया था। लेकिन क्या यह बहुत अधिक संयोग नहीं होगा? अगर वह किंडरगार्टन में फिर से उनसे टकराता है, तो वह बस इतना कह सकता है कि वह हर बार स्टार सिटी में आने पर वहां से गुजरता है। लेकिन अगर वह उनसे कहीं और मिल गया, तो क्या यह बहुत अधिक संयोग नहीं होगा? उनसे मिलने के तरीके पर विचार करते हुए जगत मेहरा ने पहले ही सिक्के की अपनी संवेदनशील दिशा का पालन करने के लिए एक कार का ऑर्डर दिया था, जो उसे एक मॉल में ले गई। कार से उतरने के कुछ ही देर बाद दूर से उन्होंने टंडन की मां को मॉल की पहली मंजिल पर लिटिल फैटी गर्ल के साथ खरीदारी करते हुए देखा। जगत मेहरा उनकी बातचीत सुनते हुए उन्हें देखते हुए दूर से पीछा कर रहे थे। टंडन, सिक्के के साथ खेलना बंद करो। मम्मी आपके लिए आइसक्रीम खरीदेंगी। क्या आप चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी स्वाद चाहते हैं? टंडन की मां, जो आमतौर पर अपनी बेटी को आइसक्रीम खाने से रोकती थीं, उन्हें लुभा रही थी। शर्मिला टंडन ने अपनी मां से पूछा, क्या आपने हमेशा यह नहीं कहा कि आपको रात के खाने से पहले मीठा खाना नहीं खाना चाहिए? हमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है ना? ओह! टंडन की मां को नहीं पता था कि क्या कहना है। वह नहीं जानती थी कि अपनी बेटी की परिपक्वता के बारे में खुश होना है या नहीं। आखिरकार बूढ़े टंडन के साथ, भले ही वह सोने वाली हो, अगर आपने आइसक्रीम का उल्लेख किया है तो वह जीवन में वापस आ सकती है। शर्मिला टंडन हाथ में सिक्का उछालती रहीं। मिठाई की दुकान को कुछ ही दूरी पर देखते हुए उसने कहा, माँ, चलो रात के खाने के बाद आते हैं। मुझे चॉकलेट का स्वाद चाहिए। माँ, चलो रात के खाने के लिए खरगोश का मांस खाते हैं। मुझे बाल्ड अंकल द्वारा बनाया गया सूखा गर्म बर्तन खरगोश चाहिए। मैं इसे लंबे समय से याद कर रहा हूं। मैं वास्तव में इसे खाना चाहता हूं। जब वह भोजन के बारे में बात करती थी तो अपनी बेटी की आंखों में चमक देखकर और अनजाने में उसके होठों को चाटने और बात करने के बाद निगलने की परिचित गतिविधि को देखकर टंडन की मां ने बेवजह राहत की सांस ली। कुछ दूरी पर खड़े होकर जगत मेहरा, जिन्होंने उनकी बातचीत सुनी थी, ने तुरंत प्रवेश द्वार पर देखे गए मॉल के नक्शे को याद कर लिया। वह जल्दी से एक एस्केलेटर को दूसरी दिशा में तीसरी मंजिल पर ले गया, जहां सिचुआन शैली के खरगोश के मांस के लिए प्रसिद्ध एक चेन रेस्तरां था। ज्यादातर लोगों के लिए, यदि वे सावधानीपूर्वक अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से कुछ निकालते हैं, तो उनके दृढ़ विश्वास किसी ऐसे व्यक्ति से समान जानकारी सुनने की तुलना में मजबूत होते हैं जिससे वे बहुत परिचित नहीं हैं। क्योंकि लोग हमेशा अपने फैसले पर विश्वास करने की ओर अधिक झुकते हैं। यही कारण है कि कई ठग कलाकार अक्सर एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाना जो आपको निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं और फिर आपको वह जानकारी निकालने की अनुमति देती हैं जिससे वे आपको धोखा देना चाहते हैं।
संदेह पैदा किए बिना कोई मौका मुठभेड़ कैसे स्थापित करता है। जगत मेहरा का दृष्टिकोण भी ऐसा ही था, उसने मुठभेड़ नहीं बनाई बल्कि दूसरों को उससे टकराने दिया। शर्मिला टंडन की अपनी मां के साथ बातचीत से जगत मेहरा ने निष्कर्ष निकाला कि वे खरगोश के मांस के लिए प्रसिद्ध रेस्तरां में भोजन करना पसंद करेंगे। हालांकि टंडन की मां ने अपनी बेटी से वादा नहीं किया है और न ही यह उल्लेख किया है कि वे किस रेस्तरां में भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन टंडन की मां के चरित्र के बारे में उनके फैसले के साथ बातचीत की दिशा ने उन्हें एक मजबूत सुराग दिया। जगत मेहरा समय से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच गए। क्योंकि रेस्तरां लोकप्रिय था और यह भोजन का चरम समय था, उसने बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रतीक्षा करने के लिए टिकट लिया। थोड़ी देर बाद 6 युवा छात्रों का एक समूह, जो छात्र प्रतीत हो रहा था, ने भी अपने टिकट लिए और उसके बगल में बैठ गए। कुछ मिनट बाद जगत मेहरा ने देखा कि टंडन की मां लिटिल फैटी गर्ल को हाथ पकड़कर उनकी दिशा में चल रही है। वे जिस दिशा से आए थे और जिस समय उन्होंने बिताया था, उसे देखते हुए जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि वे क्षण भर के लिए भूल गए थे कि रेस्तरां कहाँ स्थित था और इसे खोजने में कुछ समय लगा। उसने अपने फोन में तल्लीन होने का नाटक किया, ऐसा अभिनय किया जैसे कि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उनकी विशिष्ट उपस्थिति को याद करना कठिन था। लिटिल फैटी गर्ल और टंडन की मां दोनों ने उसे लगभग तुरंत देखा। उत्साह से लिटिल फैटी गर्ल चिल्लाई, अंकल बाल्ड। जगत मेहरा ने आश्चर्य का नाटक किया, शर्मिला टंडन पर अपनी नजर रखने से पहले खाली इधर उधर देखा, जो जल्दी से आ रही थी। वह आश्चर्य और खुशी का चेहरा दिखाते हुए उठ खड़ा हुआ। झनक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जगत मेहरा ने उस लिटिल फैटी गर्ल के गोलमटोल गाल पर चुटकी ली, जो उसके पैर को गले लगा रही थी, और फिर पीछे से आ रही टंडन की मां को देखा। क्या संयोग है? वास्तव में मुझे यहाँ मिस्टर मेहरा से मिलने की उम्मीद नहीं थी। टंडन की मां ने भी उतने ही आश्चर्य के साथ उनका स्वागत किया। आप स्टार सिटी में कब पहुंचे, मिस्टर मेहरा? क्या आप यहाँ व्यवसाय के सिलसिले में हैं? आश्चर्यचकित होने के अलावा उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। आखिरकार खरगोश के मांस के लिए इस विशेष रेस्तरां में जाने का उनका निर्णय सहज था और जगत मेहरा स्पष्ट रूप से उनके सामने थे। वास्तव में मैं केवल कुछ घंटों के लिए स्टार सिटी में रहा हूं। देखो, मेरे पास अभी भी मेरा सामान है। काम सरल है, मुझे कल तक जाने में सक्षम होना चाहिए। जगत मेहरा ने जवाब दिया। अपने सामने मौजूद मेहमानों को एक वेटर द्वारा ले जाते हुए देखकर वह हंसा। मैंने सुना है कि यहाँ खरगोश का मांस बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं इसे आजमाने आया था। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा खरगोश का मांस पकाने में बहुत दिलचस्पी रही है। टंडन की मां ने जवाब में हंसते हुए कहा, आप जो खरगोश का मांस बनाते हैं, मिस्टर मेहरा, वह अद्वितीय है। शर्मिला टंडन विशेष रूप से इसका आनंद लेती है। जब से हम स्टार सिटी में हैं, तब से वह लगातार इसका उल्लेख कर रही हैं। अभी अभी उसने आपके द्वारा बनाए गए खरगोश का मांस खाने की इच्छा का उल्लेख किया, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मैंने नहीं सोचा था कि हम तुमसे मिलेंगे। जगत मेहरा ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसे में हम एक साथ भोजन क्यों नहीं करते? हम व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला का आदेश दे सकते हैं और कुछ और आजमा सकते हैं। मैं वैसे भी यहाँ अकेला हूँ। थोड़ी देर की झिझक के बाद टंडन की मां ने हामी भर दी। न केवल उसे भूख लगने लगी थी, बल्कि जगत मेहरा के साथ साझा बैठने से उनकी बारी आगे बढ़ सकती थी, बल्कि उसके पास कुछ सवाल भी थे जो वह जगत मेहरा से पूछना चाहती थी। अगर उसके फोन नंबर की कमी नहीं होती, तो वह पहले ही फोन कर चुकी होती। शर्मिला टंडन और उनकी मां स्वाभाविक रूप से जगत मेहरा के बगल में बैठ गईं, उन्हें अब नया टिकट लाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही लिटिल फैटी गर्ल बैठी, उसने गर्व से जगत मेहरा को अपने सिक्के उछालने का कौशल दिखाया। अंकल बाल्ड, मैंने भी सीखा है। वास्तव में जब वह दूर से सावधानी से पीछा कर रहा था, तो जगत मेहरा ने पहले ही लिटिल फैटी गर्ल को सिक्का उछालते हुए देखा था। सच कहा जाए तो वह टंडन की मां से भी अधिक हैरान थे जब उनकी बेटी ने पहली बार सिक्का उछालना सीखा। आखिरकार टंडन की मां ने अपनी बेटी की प्रगति को दिन ब दिन देखा, इसलिए आश्चर्य उतना कठोर नहीं था। लिटिल फैटी गर्ल के हाथ के पीछे सिक्के को आसानी से लुढ़कते हुए देखकर और कैसे उसने सिक्के को कम बार रोल करने के लिए एक बेहतर विधि का इस्तेमाल किया,
लेकिन अधिक तरल रूप से जगत मेहरा को विश्वास हो गया कि यह एक ऐसा कौशल था जिसे इतने छोटे बच्चे द्वारा कठिन अभ्यास के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता था। यह सिक्के की कम संवेदनशीलता से संबंधित होना था। ऐसा लगता है कि लिटिल फैटी गर्ल ने अपने समान किसी प्रकार की क्षमता प्राप्त की थी जिसने सुपर संवेदी संपर्क के माध्यम से स्थापित वस्तुओं के परिष्कृत नियंत्रण की अनुमति दी थी। लेकिन यह अजीब था, क्या वह पदार्थ है जो उसे दूसरों द्वारा अवशोषित करने योग्य वस्तुओं के साथ सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करने में मदद करता है? फिर उन्होंने जिन अन्य वस्तुओं का गठन किया, सुपर संवेदी संपर्क उनके साथ बनाया, उनमें संवेदनशीलता में इतनी उल्लेखनीय कमी क्यों नहीं आई? क्या इसे अवशोषित करने के लिए कोई विशिष्ट शर्त है? इस प्रकार जगत मेहरा ने बड़े आश्चर्य का नाटक किया और कहा, झनक, तुम अद्भुत हो। इसमें महारत हासिल करने के लिए मुझे वर्षों का अभ्यास करना पड़ा। आप अंकल बाल्ड से बहुत बेहतर हैं। क्या आप अंकल को अपनी गुप्त प्रशिक्षण पद्धति में आने दे सकते हैं? छोटी मोटी लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सिक्का एक जादुई सिक्का नहीं है? दूसरे शब्दों में, यह सिक्का जादुई है, और चूंकि मुझमें शर्मिला टंडन जादू है, इसलिए मुझे इसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है ना? जगत मेहरा को याद आया कि उसने शर्मिला टंडन को जादुई सिक्के और जादू के बारे में पहले क्या बताया था, इसलिए उसने अपनी आंखें झपकाईं और छोटी लड़की के तर्क के अनुकूल होने का फैसला किया, उसकी भाषा का पालन करते हुए। फिर उसने पूछा, तो झनक, क्या आप अंकल बाल्ड को बता सकते हैं कि आपने इसे घुमाने के लिए जादू कैसे हासिल किया? शर्मिला टंडन ने सिक्के को देखा और ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने अभी यह बताया कि यह पलट सकता है, इसे गिरना नहीं चाहिए, इसे इस तरह पलटना चाहिए, और फिर इस तरह। यह कहते समय उसकी मोटी उंगलियों ने कुशलता से सिक्के में हेरफेर किया ताकि धीरे धीरे उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच से अनामिका और पिंकी के बीच लुढ़क जाए, इसे लगातार जकड़ लिया जा सके। वह जगत मेहरा के लिए धीमी गति की प्रक्रिया का प्रदर्शन करने में भी सक्षम थी। टंडन की मां ने खड़े होकर अपनी बेटी की आंखों में चिंता और परेशानी के मिश्रण के साथ देखा। अब जगत मेहरा समझ गया, छोटी लड़की ने सिक्के को उछालने की सीख को ही सिक्के को जिम्मेदार ठहराया, यह सोचकर कि यह सिक्के की जादुई क्षमताओं में से एक था। तो छोटी मोटी लड़की की नज़र में जादू हासिल करने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, केवल सिक्के के साथ संचार और इसकी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि किसी और के लिए सिक्के के साथ उसका संचार उसके अभ्यास के रूप में दिखाई देगा। हालांकि अगर ऐसा है तो छोटी मोटी लड़की की सोच वास्तविकता के करीब आ गई है ना? जादू के कागज के बारे में क्या? जगत मेहरा ने फिर पूछा। बेशक, वह पहले से ही जानता था अपने संवेदी संपर्क के माध्यम से कि कागज छोटी वसायुक्त लड़की के डेनिम चौगा पर बड़ी जेब में था। दरअसल छोटी मोटी लड़की ने अपने चौगा की जेब से साफ सुथरा 4 पेपर निकाला। जब जगत मेहरा ने उसे दिया था तब की तुलना में चादर में अधिक क्रीज थी और काफी पुरानी लग रही थी। हालांकि यह अभी भी देखा जा सकता है कि छोटी मोटी लड़की ने कागज के इस टुकड़े को संजोया था। कोई दाग या क्षति दिखाई नहीं दे रही थी। यह इसे बाहर निकालते समय उसकी सावधानीपूर्वक गतिविधियों और इसे संजोने की उसकी अभिव्यक्ति से भी स्पष्ट था। टंडन की मां ने कहा, अब वह हमेशा उस कागज को मोड़ती है जो आपने उसे अभ्यास के लिए अन्य कागजों का उपयोग करने से पहले 1 या 2 बार दिया था। उसकी ओरिगेमी अब उसके किंडरगार्टन में बहुत लोकप्रिय है। शर्मिला टंडन ने गर्व से कहा, अब मैं 28 प्रकार के ओरिगेमी और 6 प्रकार के हवाई जहाज को मोड़ सकती हूँ। इसके साथ ही उसने अपना गोलमटोल हाथ उठाया और छक्का दिखाया। झनक वास्तव में अद्भुत है, जगत मेहरा ने तारीफ करते हुए फिर पूछा, यह भी जादू का कागज है, फिर तुम दूसरे कागजों को क्यों मोड़ेंगे? मुझे लगा कि जादू वस्तु में था और अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शर्मिला टंडन ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, क्योंकि अगर उस कागज को बहुत अधिक मोड़ा जाता है तो वह टूट जाएगा। अंकल बाल्ड, कृपया मुझे और जादू के कागजात दें। जरूर, अगली बार जब मैं एक व्यापार यात्रा पर स्टार सिटी आऊंगा तो मैं आपके लिए और अधिक लाऊंगा। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। उन्हें लगा कि शर्मिला टंडन ने उनके छोटे से दिमाग में जादुई वस्तुओं और जादू की एक पूरी प्रणाली स्थापित कर ली है, और अगर यह टंडन की मां के लिए मौजूद नहीं होती
तो इस डर से कि इस तरह के विषयों के बारे में बहुत अधिक बात करना अजीब और बचकाना लग सकता है, वह और विवरण पूछता। जगत मेहरा घटनाओं के अपने पिछले अवलोकनों के आधार पर सुपर संवेदी संपर्क, भावनात्मक जलसिक और अन्य चेतना से संबंधित क्षमताओं की उनकी समझ, छोटी मोटी लड़की के प्रदर्शन और विवरण के साथ मिलकर कुछ अनुमान लगाए। उन्होंने पहले माना था कि किसी वस्तु पर सुपर संवेदी संपर्क या भावनात्मक जलसेक स्थापित करना उसकी चेतना के साथ इसे प्रारूपित करने और प्रोग्रामिंग करने जैसा था, लेकिन इन वस्तुओं में कोई वास्तविक कार्य नहीं था। चाहे वह सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट के तहत वस्तु हो जो जगत मेहरा को अपने स्थान का एहसास करा सकती थी और इसे अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकती थी, या भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तु जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकती थी और जगत मेहरा के सपनों को दूसरों के सोने के बाद महसूस कर सकती थी, इन क्षमताओं का स्रोत अभी भी जगत मेहरा से आया था। इसलिए सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए इन वस्तुओं में इन कार्यों को सक्रिय करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए जब जगत मेहरा संपर्क में नहीं है। हालांकि छोटी मोटी लड़की के प्रदर्शन से उसने वास्तव में जगत मेहरा के सुपर संवेदी संपर्क के तहत वस्तुओं को नियंत्रित करने की बढ़ी हुई क्षमता हासिल कर ली है। क्या यह कहा जा सकता है कि छोटी मोटी लड़की किसी तरह से एक ही आवृत्ति पर आइटम पर ग्राहक के साथ प्रतिध्वनित हुई, पहचानी गई, इसके साथ बातचीत कर सकती थी और फंक्शन को कॉल करने का विशेषाधिकार प्राप्त किया? नतीजतन जब वह उनके संपर्क में आई तो वह इन वस्तुओं के माध्यम से सीधे जगत मेहरा से जुड़ सकती थी। कुछ हद तक इन वस्तुओं का उपयोग करने में मदद करने के लिए जगत मेहरा की क्षमताओं को कॉल कर सकती थी। तो छोटी मोटी लड़की ने क्या किया? जगत मेहरा इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जिस किसी को भी अपने सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट से कोई वस्तु मिलती है वह इन वस्तुओं के माध्यम से उसकी क्षमताओं को कॉल कर सकता है। छोटी मोटी लड़की के वर्णन से कुछ शर्तें हो सकती हैं, जैसे इन वस्तुओं के साथ अधिक संपर्क और समझ, वास्तव में दिल से इन वस्तुओं के जादू और कार्यों में विश्वास करना और खुद जगत मेहरा से अनुमोदन प्राप्त करना। अंत में उन्हें एक उपलब्ध टेबल पर ले जाया गया। वेटर उनके लिए मेनू लाया। जगत मेहरा ने खरगोश से संबंधित 4 व्यंजन और एक सूप ऑर्डर किया और फिर इसे टंडन की मां को सौंप दिया। वह जो चिंतित थी कि वे इसे खत्म नहीं कर सकते, बस एक सब्जी का व्यंजन जोड़ा। व्यंजन जल्द ही आ गए। जगत मेहरा ने उन्हें बताया कि वह दोपहर में खाना खा चुका है और उसे भूख नहीं है। वह मुख्य रूप से खरगोश के मांस के लिए खाना पकाने के अलग अलग तरीकों की कोशिश करना चाहता था, इसलिए वह बहुत ज्यादा नहीं खा सकता था। टंडन की मां ने अपनी बेटी की सेवा की और फिर जब उनकी बेटी अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तो वह झुक गई और जगत मेहरा से फुसफुसाते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, क्या उस सिक्के में कुछ खास है? जगत मेहरा ने असमंजस में पूछा, खास से आपका क्या मतलब है? यह बस है। टंडन की मां को यह नहीं पता था कि इसे कैसे रखा जाए और वह थोड़ी परेशान लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप जगत मेहरा को अपनी बेटी के साथ सिक्का अनुमान लगाने का खेल खेलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया, साथ ही साथ कैसे उसके सिक्के को छिपाने का आसानी से पता चला। उन्होंने हाल के दिनों में अपनी बेटी के व्यक्तित्व में आए बदलावों का भी जिक्र किया। मूल रूप से जब जगत मेहरा ने लिटिल फैटी गर्ल को अभ्यास के साथ सिक्का उछालते हुए देखा तो उसने पहले ही मान लिया था कि उसके पास उस सिक्के से एक विशेष संबंध है जिसके साथ उसने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था। जब उसने टंडन की मां को यह कहते हुए सुना कि वह लड़की के साथ सिक्का उछालते समय लगातार 10 बार हार गई थी और फिर उसने जो सिक्का छिपाया था वह आसानी से मिल गया, तो इसने उसके फैसले की पुष्टि की। उस सिक्के पर लिटिल फैटी गर्ल का नियंत्रण उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। टंडन की मां के साथ कुछ देर बातचीत करने और घर और किंडरगार्टन में लिटिल फैटी गर्ल के अन्य व्यवहारों के साथ साथ उसकी चिंताओं के बारे में जानने के बाद जगत मेहरा ने धीरे से शांत किया। मैंने झनक से कहा कि सिक्का एक जादुई सिक्का है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी के दृष्टिकोण से एक अभिव्यक्ति थी। यह अपने आप में खास नहीं है और सिर्फ एक बहुत ही साधारण सिक्का है। यह कहते हुए जगत मेहरा ने लापरवाही से अपनी जेब से ₹1 का सिक्का निकाला, उसे अपने हाथ में पकड़कर अपने पीछे छिपा लिया और फिर टंडन की मां से कहा, आपको क्या लगता है कि यह अनुमान लगाने की संभावना क्या है कि सिक्का किस हाथ में है? आधा, टंडन की मां ने झिझकते हुए कहा। सही है, आमतौर पर बोलते हुए 2 विकल्पों के साथ
अगर समझने के लिए कोई तरकीब या तरीके नहीं हैं, तो आंख बंद करके अनुमान लगाने से 50% मौका मिलेगा। जगत मेहरा ने टंडन की मां के सामने पीछे से अपने बंधे हुए हाथों को निकालते हुए यह बात कही, आपको लगता है सिक्का किस हाथ में है? टंडन की मां ने जगत मेहरा के हाथों को देखा और एक पल के लिए झिझकी, फिर उसके दाहिने हाथ की ओर इशारा किया। यह वाला? जगत मेहरा ने अपना दाहिना हाथ खोला और सिक्का वास्तव में उसकी हथेली में पड़ा था। यह 50% तक पहुंचने की संभावना है। उसी क्रिया को दोहराते हुए उन्होंने टंडन की मां के सामने अपनी मुट्ठी रख दी। फिर से अनुमान लगाओ। इस बार उसने बाएं हाथ का अनुमान लगाया और वह अभी भी सही थी। जगत मेहरा ने कहा, अब आपने 2 बार सही अनुमान लगाया है, आपको क्या लगता है कि अगली बार सही अनुमान लगाने की संभावना क्या है? टंडन की मां झिझक रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पातीं, जगत मेहरा ने आत्मविश्वास से कहा, अभी भी आधा, 50%। जगत मेहरा ने उसे धीरे से मार्गदर्शन करना जारी रखा, तो आप देखते हैं, वास्तव में हर बार सही अनुमान लगाने की संभावना 50% है, भले ही आपने पिछली बार सही अनुमान लगाया हो या गलत। और 50% काफी महत्वपूर्ण है, यह पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं है। उन्होंने बहुत चालाकी से सही अनुमान लगाने की संभावना को एक पंक्ति में 10 बार सही अनुमान लगाने की संभावना को सही ढंग से अनुमान लगाने के एकल उदाहरणों में विखंडित किया। वह पिछले मुठभेड़ों से जानता था कि टंडन की मां बहुत संख्या संवेदनशील नहीं थी और वह गणना और गणित से संबंधित समस्याओं के साथ अच्छी नहीं थी, इसलिए इस चाल को खेलने से उजागर होने का कोई डर नहीं था। इसके अलावा, जब उसने उसे पहले अनुमान लगाने के लिए सिक्का दिया था, तो उसने सूक्ष्मता से उसका मार्गदर्शन किया था। सिक्के को पकड़ने वाला हाथ बिना हाथ की तुलना में थोड़ा तंग था, दोनों हाथ समानांतर लग रहे थे, लेकिन सिक्के के बिना हाथ वास्तव में उसके करीब था। जब उसकी नज़र सिक्के के साथ हाथ पर पड़ी, तो उसने उस हाथ को थोड़ा कस दिया और उसे वापस खींच लिया, जिसका अर्थ है कि उसके प्राथमिक संदेह का मार्गदर्शन करने के लिए एक संकेत, जिससे वह सिक्के के स्थान का अनुमान लगा सकी। अगर वे अधिक बार खेलते, तो जगत मेहरा टंडन की मां से संवेदी प्रतिक्रिया को देखने के बाद अधिक आश्वस्त होते और अधिक लक्षित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते थे। बेशक, भले ही उसने सही अनुमान न लगाया हो, लेकिन इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। किसी भी मामले में यह 50% संभावना का एक उदाहरण था। जब तक वह जानती थी कि यह मुश्किल नहीं है, यह पर्याप्त होगा। जबकि टंडन की मां गहरी सोच में लग रही थी, जगत मेहरा ने उसे आश्वस्त करना जारी रखा, जहां तक उस सिक्के की बात है जिसे आपने छिपाया था, जिसके साथ झनक इतने लंबे समय तक खेला था, वह उस पर कई विवरणों को पहचान सकती थी, जैसे कि छोटे खरोंच जिनका उपयोग भेद करने के लिए किया जा सकता था। यह पूरी तरह से सामान्य है कि उसे एहसास हुआ कि आपने सिक्के बदल दिए हैं। आप आमतौर पर अपने पैसे और सिक्के अपने पर्स में रखते हैं, इसलिए यह तर्कसंगत है कि वह तुरंत वहां देखने के बारे में सोचेगी। यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यह केवल यह दिखा सकता है कि झनक एक ऐसा बच्चा है जो देखने और सोचने में भी अच्छा है। अंत में जगत मेहरा ने धीमी आवाज में कहा, टंडन की मां, अपने आप को कुछ अंधविश्वासी विचारों से प्रभावित न होने दें। झनक शायद थोड़ी शांत हो सकती है, क्योंकि वह अभी अभी एक नए शहर और किंडरगार्टन में चली गई थी और उस पिछली घटना से गुजरी थी। थोड़ी देर बाद, जब वह नए वातावरण और अपने नए दोस्तों से परिचित होगी, तो वह अपने सामान्य सवा में वापस आ जाएगी। जगत मेहरा की सफाई सुनने के बाद टंडन की मां को भी लगा कि वह पहले भी बहुत संवेदनशील रही होंगी। उसकी किंडरगार्टन आयु वर्ग की बेटी के लिए जादू या जादुई वस्तुओं जैसी चीजों में विश्वास करना पूरी तरह से सामान्य है। वह खुद एक वयस्क थी, उसे क्यों प्रभावित किया जा रहा था? मैं बस थोड़ा चिंतित था कि वह सिक्के और फोल्डिंग पेपर के साथ खेलती रहेगी और शिक्षक जो सिखा रही है, उसकी उपेक्षा करेगी। जब वह प्राथमिक विद्यालय शुरू करती है, तो यह एक समस्या पैदा कर सकती है। नहीं, झनक अभी भी युवा है और उसे प्राथमिक विद्यालय शुरू करने में कुछ समय लगेगा। तब तक वह शायद सिक्के और तह कागज में रुचि खो देगी। मैं उससे भी बात करूंगा, उसे अन्य शौक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। उसने आश्वस्त किया। यह बहुत अच्छा होगा। वह हमेशा आपकी बात सुनती है। ऐसा लगता है कि उसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के साथ पुरस्कृत करना उतना अच्छा काम नहीं करता जितना पहले हुआ करता था।
वैसे झनक के पिता कहाँ हैं? वह अभी भी उस स्थिति से निपट रहा है। चूंकि यह सिर्फ एक आकस्मिक उल्लेख था और टंडन की मां ने विस्तार से नहीं बताया, जगत मेहरा ने अब और नहीं पूछा। उन्होंने बस नंबरों का आदान प्रदान किया। जगत मेहरा ने कहा कि अगली बार जब वह एक व्यापार यात्रा के लिए स्टार सिटी आएंगे तो वह झनक के लिए उपहार लाएंगे। आमतौर पर जगत मेहरा दूसरों के साथ संपर्क बनाए नहीं रखना पसंद करते थे, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लिटिल फैटी गर्ल की स्थिति पर नजर रखता था। जब उन्होंने शर्मिला टंडन को दावत देते देखा तो वह और भोजन परोसने के लिए खड़े हुए और पूछा, यह कैसा है? क्या आपको यहाँ खरगोश के मांस का स्वाद स्वादिष्ट लगता है? इसकी तुलना अंकल बाल्ड से कैसे की जाती है? मांस को मुंह में चबाते हुए शर्मिला टंडन ने कुछ अस्पष्ट रूप से कहा, अंकल बाल्ड बेहतर हैं, यहाँ बहुत ज्यादा खा लें। टंडन की मां ने जल्दी से फटकार लगाई, बात करना शुरू करने से पहले अपने मुंह में खाना निगल लें। इसके बाद उसने अपनी बेटी का मुंह पोंछने में मदद की। जगत मेहरा इस जवाब से हैरान नहीं हुए। जबकि यहाँ खरगोश का मांस काफी अच्छी तरह से किया गया था और एक विशिष्ट स्वाद था, उसके द्वारा बनाए गए खरगोश के व्यंजन व्यक्तिगत ग्राहकों के स्वाद के लिए अधिक थे, जिन्हें प्रत्येक डिनर के तालु को कृपया करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहले पड़ोसियों के रूप में जगत मेहरा अक्सर नए व्यंजनों का परीक्षण करते समय उन्हें काल्पनिक भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और अक्सर उन्हें अपने ताजा तैयार भोजन के नमूने पेश करते थे। इसलिए वह शर्मिला टंडन और उनकी मां के स्वाद से काफी परिचित थे। केवल एक चीज जो कम आपूर्ति में थी वह थी भोजन करते समय उन्हें देखने का अवसर। नतीजतन उन्होंने जो जानकारी एकत्र की वह अपेक्षाकृत कम थी। उनकी पसंद के बारे में उनकी समझ अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जैसा कि रश्मि सिंह, कविता बंसल और जिया राठौड़ के साथ थी। बहरहाल उन्हें विश्वास था कि उनके खाना पकाने ने अधिकांश रेस्तरां में परोसे जाने वाले विशिष्ट व्यंजनों की तुलना में उनके स्वाद को अधिक उत्साहित किया। भले ही लिटिल फैटी गर्ल को काफी भूख थी, फिर भी वह सिर्फ एक बच्ची थी और उसका पेट केवल इतना बड़ा था। जगत मेहरा ने मुश्किल से अपने भोजन को छुआ था, इसलिए उसमें से बहुत कुछ पीछे रह गया था। जब बिल को निपटाने का समय आया तो जगत मेहरा और टंडन की मां के बीच थोड़ी देर बहस हुई। टंडन की मां ने जोर देकर कहा कि चूंकि वह स्टार सिटी में मेहमान थे, इसलिए उन्हें उनका इलाज करना चाहिए। उन्होंने चतुराई से एक वाक्य के साथ इस मुद्दे को हल किया। मुझे व्यवसाय पर यात्रा करते समय भोजन के लिए प्रतिपूर्ति की जा सकती है। बचे हुए भोजन के ढेर को देखकर जगत मेहरा को पता था कि टंडन की मां को थोड़ा पछतावा महसूस हो रहा था। नतीजतन उसने सवरों को भोजन पैक करने के लिए कहा और वह इसे ले जाएगा। जब जाने का समय आया तो वह आसानी से इसे लिटिल फैटी गर्ल को सौंप सकता था। बिल का भुगतान करने के बाद और जब वेटर खाना पैक कर रहा था, टंडन की मां टॉयलेट में गई और लिटिल फैटी गर्ल ने अचानक जगत मेहरा का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, अंकल बाल्ड, मुझे लगता है कि मेरे जादू ने मम्मी को डरा दिया। जगत मेहरा ने रात के खाने के दौरान पहले ही देख लिया था कि हालांकि उन्होंने और टंडन की मां ने बात करते समय जानबूझकर अपनी आवाज कम रखी थी, लेकिन लिटिल फैटी गर्ल ने स्पष्ट रूप से उनकी कुछ बातचीत सुनी थी। हालांकि क्योंकि उसने हस्तक्षेप नहीं किया था, जगत मेहरा ने मान लिया था कि वह खाने में तल्लीन थी और उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर चुप रही थी। इसके अलावा टंडन की मां जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखते हुए यह स्पष्ट था कि लिटिल फैटी गर्ल को अपनी मां की प्रतिक्रियाओं के बारे में पता था। जगत मेहरा झुक गया और उससे कहा, आप जानते हैं कि आपका जादू एक रहस्य है ना? अन्य लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते। अपनी मां के अलावा किसी और को इसके बारे में मत बताना। शर्मिला टंडन ने जोर से सिर हिलाया, मम्मा। जगत मेहरा ने धीरे से अपने बालों को सहलाया और जारी रखा, इसके अलावा अपने जादू का बेहतर उपयोग करने के लिए आपको न केवल हमारे जादुई वस्तुओं के साथ एक अच्छे संबंध का पोषण करने की आवश्यकता है, बल्कि आपको बहुत अध्ययन करने की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, जिस पेपर प्लेन को आपने अभी फोल्ड किया है, वह दूसरों की तुलना में अधिक स्थिर और ऊंचा उड़ता है ना? आप हमेशा इसे फेंकने के लिए सही कोण जानते हैं ताकि आप नियंत्रित कर सकें कि यह कहाँ गिरता है ना? आप जानते हैं क्यों? इन सभी को समझने के लिए आपको गणित, भौतिकी सीखनी होगी।
आपको बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होगी। इन चीजों को सीखने के लिए आपको अंग्रेजी और चीनी सीखने की जरूरत है। यह कार्टून देखने के लिए आईपैड का उपयोग करने जैसा है। आपको सबसे पहले आईपैड का उपयोग करना सीखना होगा, है ना? वह उसकी बातों से थोड़ी उलझन में थी, लेकिन अब उसकी नज़र में जगत मेहरा सिर्फ पड़ोसी नहीं था जो स्वादिष्ट खाना पकाता था, वह एक महान व्यक्ति था जो उसे जादू सिखा सकता था और उसे जादुई सामान प्रदान कर सकता था। इसलिए अंकल बाल्ड ने उसे जो भी ज्ञान सीखने के लिए कहा, वह उसे सीखती थी, भले ही वह उस ज्ञान और जादू या जादू की वस्तुओं के बीच संबंध को न समझती हो या यहाँ तक कि यह भी न जानती हो कि उस ज्ञान को विशेष रूप से क्या संदर्भित किया गया है। लिटिल फैटी गर्ल के अनुपालन से संतुष्ट होकर जगत मेहरा ने वह सिक्का निकाला जो उसने टंडन की मां को पहले दिखाया था और उससे कहा, इसे आजमाएं। क्या आप इस सिक्के को भी फ्लिप कर सकते हैं? सिक्का प्राप्त करने पर लिटिल फैटी गर्ल ने फुर्ती से इसे अपनी उंगलियों के बीच बाएं से दाएं और फिर से वापस फ्लिप करना शुरू कर दिया। इस तमाशे ने वहां से गुजर रहे एक छोटे लड़के और उसके माता पिता का ध्यान आकर्षित किया। राहगीरों के दूर जाने का इंतजार करते हुए जगत मेहरा ने फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, मैं आपको यह जादुई सिक्का दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मां को सिक्का उछालने का जादू सिखाएं। लेकिन याद रखें, यह हमारा रहस्य है, किसी और को मत बताना। हाँ, लिटिल फैटी गर्ल ने सिक्के को पकड़ लिया, जोर से सिर हिलाया। लिटिल फैटी गर्ल के सिक्के के मुफ्त उपयोग से, जिसके साथ उन्होंने सुपरसेंसरी संपर्क स्थापित किया था, जगत मेहरा ने निष्कर्ष निकाला कि सुपरसेंसरी कॉन्टैक्ट वस्तुओं पर अधिकार संभवतः सार्वभौमिक था। इसका मतलब है कि एक बार जब उसने सिक्का 1 से अधिकार प्राप्त कर लिया, तो उसे सिक्का 2 के साथ इसे फिर से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी, वह इसे तुरंत नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन लिटिल फैटी गर्ल और टंडन की मां के साथ बातचीत को ध्यान में रखते हुए जगत मेहरा ने सिक्कों की संवेदनशीलता में कमी का अनुमान लगाया और एचआर पेपर ने संकेत दिया कि इस अधिकार तक लिटिल फैटी गर्ल की पहुंच वृद्धिशील थी, जो तत्काल स्वीकृति के बजाय 10%, 20% आदि पर सीढ़ी चढ़ने के समान थी। वह परीक्षण करना चाहता था, लिटिल फैटी गर्ल के माध्यम से अपनी मां को सिक्का पलटने के लिए सिखाते हुए, अगर इस तरह के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य आवश्यक शर्तें थीं। अंकल बाल्ड, इस मामले में आपके पास क्या है? छोटी फैटी गर्ल, उत्सुक, जगत मेहरा द्वारा उसके बगल में रखे गए विशाल धनुष के मामले को छूते हुए पूछा। जगत मेहरा फुसफुसाए, यह एक धनुष और तीर है। अंकल बाल्ड वास्तव में यहाँ एक राक्षस शिकार यात्रा पर हैं। यह सुनकर लिटिल फैटी गर्ल की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने धनुष के मामले को देखा, सोच में खो गई। जगत मेहरा ने तुरंत कहा, यह हमारा रहस्य है, हालांकि आप किसी और को नहीं बता सकते। लिटिल फैटी गर्ल ने जोर से सिर हिलाया। राक्षस कहाँ है? अंकल बाल्ड ने इसे खा लिया। क्या यह स्वादिष्ट था? शर्मिला टंडन और उनकी मां को विदाई देने के बाद जगत मेहरा स्टार सिटी में नहीं रुके और नजदीकी फ्लाइट बुक कर ली। आखिरकार उसे अपनी खून पीने की अवधि की तैयारी शुरू करनी थी जो परसों सुबह होने वाली थी। जब तक विमान पहुंचा, तब तक आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही जगत मेहरा अपने सामान की प्रतीक्षा कर रहे सामान हिंडोला के सामने खड़ा था, वह कुछ चकित लग रहा था। उस उत्परिवर्तित मकड़ी का खून पीने और जागने के बाद से उसने हमेशा महसूस किया कि उसकी संवेदी धारणा में बहुत सुधार हुआ है और वह बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर रहा है। हालांकि जब उन्होंने यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि वास्तव में क्या संवेदी क्षमताओं को बढ़ाया गया था और उन्होंने क्या विशिष्ट संवेदी जानकारी प्राप्त की थी, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जागने के बाद देवगिरी निर्जन क्षेत्र में बिताए 2 दिनों में और गहरे पहाड़ों से अपनी वापसी यात्रा पर जगत मेहरा लगातार यह पता लगा रहे थे कि उनकी संवेदी वृद्धि विशेष रूप से कहाँ प्रकट होती है, लेकिन यह हमेशा मायावी लगता था। स्टार सिटी से वापस आते विमान में जगत मेहरा ने उस विमान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिसमें वह सवार था। विभिन्न ध्वनियों और गंधों से लेकर विमान के विभिन्न आकृतियों और संरचनाओं की छवियों के लिए जो उन्होंने बोर्डिंग के दौरान देखा था और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग मोड के माध्यम से देखी गई जानकारी तक, उन्होंने हवाई जहाज की एक समग्र तस्वीर का निर्माण करते हुए एक व्यापक निर्णय लिया। अनजाने में जगत मेहरा एक आकस्मिक विचार से बढ़ते फोकस की ओर चला गया।
बोइंग 737 से 800 विंगलेट्स, जिस पर उन्होंने पहले कभी शोध नहीं किया था, धीरे धीरे उनके दिमाग में एक बहुत ही अनोखे तरीके से निर्माण किया जा रहा था। जब विमान ने लैंडिंग की तैयारी शुरू की, तो अपने लैंडिंग गियर को नीचे किया, जगत मेहरा ने खुद को उस चरम फोकस की स्थिति से बाहर निकाला। इसके बाद चक्कर आना और सिर दर्द की एक मजबूत भावना थी, जैसे कि उसका सिर फटने वाला था, और चौतरफा धड़कता हुआ दर्द। इसे धीरे धीरे कम होने में 10 सेकंड से अधिक का समय लगा। यह केवल जगत मेहरा के उत्परिवर्तन के बाद लगातार चोटों के लिए धन्यवाद था, विभिन्न प्रकार के दर्द को सहन करने के बाद, और एक मजबूत सहनशीलता होने के कारण, कि उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया और चिल्लाया। यह भावना कुछ हद तक वैसी ही थी जब उन्होंने पहली बार अपनी सुनवाई के लिए लक्षित प्रशिक्षण लिया था, जब इसे उत्परिवर्तन के माध्यम से बढ़ाया गया था। सबसे पहले, जब उसने विभिन्न ध्वनि विवरणों को सुनना शुरू किया तो उसका मस्तिष्क बहुत अधिक जानकारी का सामना नहीं कर सका, लेकिन इस बार असुविधा और दर्द कई गुना बदतर था। हालांकि यह एहसास अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था, जगत मेहरा भी कुछ हद तक प्रसन्न महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस रक्त पीने के सत्र के बाद उसकी संवेदी क्षमताओं में इतनी वृद्धि क्यों हुई थी। वास्तव में, सुनने, गंध और दृष्टि जैसी पारंपरिक इंद्रियों के बीच, केवल उनकी नज़दीकी गतिशील दृश्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, अन्य क्षेत्रों में सुधार बहुत सीमित थे। हालांकि, संज्ञानात्मक पैटर्न के संदर्भ में, ऐसा लगता था कि उसने मूल रूप से संज्ञानात्मक पैटर्न में महारत हासिल कर ली है, जिसे वह पहले केवल गुड्डू के सपनों के माध्यम से अनुभव कर सकता था और वास्तविकता में चीजों की एक छोटी संख्या पर लागू कर सकता था। हालांकि, यह संज्ञानात्मक पैटर्न अलगाव में मौजूद नहीं था, यह संयुक्त रूप से एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करने के लिए उनकी दृष्टि, श्रवण और गंध से प्राप्त जानकारी के साथ मिश्रित था। इसलिए गुड्डू के संज्ञानात्मक पैटर्न की तुलना में, यह काफी अलग था, कुछ ऐसा जो उसने पहले अनुभव नहीं किया था। यही कारण था कि उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि वह जिस वृद्धि का अनुभव कर रहा था वह इस पहलू में था। जगत मेहरा को पता था कि यह संज्ञानात्मक पैटर्न उनके मस्तिष्क के लिए एक नया डिकोडिंग सॉफ्टवेयर स्थापित करने के समान था। जब सामान्य लोग दृष्टि, गंध, श्रवण, स्पर्श आदि के माध्यम से जानकारी का अनुभव करते हैं, तो उनके पास एक संज्ञानात्मक निर्माण पैटर्न होता है। चूंकि गुड्डू का जन्म दृश्य सूचना इनपुट के बिना हुआ था, इसलिए उसका संज्ञानात्मक निर्माण पैटर्न अलग है। सुनने, गंध और स्पर्श से समान संवेदी जानकारी के साथ, यह पैटर्न अधिक जटिल और प्रचुर मात्रा में संज्ञानात्मक जानकारी प्राप्त करता है। जगत मेहरा अब जो कर रहे हैं वह अनिवार्य रूप से एक नए डिकोडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दो पैटर्न को जोड़ रहा है, सभी बाहरी संवेदी सूचनाओं को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देख रहा है। बाहरी दुनिया से प्राप्त संवेदी जानकारी के संदर्भ में बहुत अधिक ध्यान देने योग्य वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन डिकोडिंग सॉफ्टवेयर के साथ प्रसंस्करण के बाद प्राप्त संज्ञानात्मक जानकारी बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाती है। चूंकि उनकी अपनी सुनवाई, गंध और अन्य इंद्रियां आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत होती हैं, और नाइट विजन और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग जैसे दृश्य मोड होते हैं जो बहुत अधिक संवेदी जानकारी प्रदान करते हैं, डिकोडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त व्यापक संज्ञानात्मक जानकारी भी बढ़ेगी और गुणा करेगी। यही कारण है कि इस बार जागने के बाद उसे अपनी इंद्रियों में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि महसूस होती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी भाषा को सीखने से पहले, जब आप दूसरों को उस भाषा में बोलते हुए सुनते हैं, तो यह सिर्फ शुद्ध ध्वनि होती है, केवल इसकी मात्रा, स्वर आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन जब आप उस भाषा को सीखते हैं, जब आप उन ध्वनियों को सुनते हैं, तो आप बहुत कुछ जानते हैं, यह जानते हुए कि ध्वनि क्या व्यक्त कर रही है, और इसी तरह। जगत मेहरा को संदेह है कि यह नया संज्ञानात्मक पैटर्न, मस्तिष्क में जोड़ा गया यह नया डिकोडिंग सॉफ्टवेयर, उत्परिवर्तन द्वारा नहीं लाया गया था और उत्परिवर्तित मकड़ी से नहीं आया था। इसके बजाय, गुड्डू के सपने के माध्यम से उस विशेष संज्ञानात्मक पैटर्न का अनुभव करने के बाद, वह धीरे धीरे और जानबूझकर इसे प्रशिक्षित कर रहा था। कई रक्त पीने वाले उत्परिवर्तन के बाद, यह मस्तिष्क के विकास का परिणाम है। पिछले रक्त पीने वाले उत्परिवर्तन में, संवर्धन छोटे थे, इसलिए उन्होंने केवल उन चीजों पर काम किया जो गुड्डू के सपनों में दिखाई देती थीं, और स्थापित अनुभूति गुड्डू के संज्ञानात्मक पैटर्न की नकल थी। इस बार उत्परिवर्तित मकड़ी का खून पीने के बाद, वह अंततः इस नए संज्ञानात्मक पैटर्न को अपेक्षाकृत पूरी तरह से स्थापित करने में सक्षम था।
यह ऐसा है जैसे आपने अपने कंप्यूटर पर एक नया गेम इंस्टॉल किया है, लेकिन मूल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन केवल इसकी क्षमता के 2% पर प्रदर्शन करता है, इसलिए सभी सुविधाओं और प्रभावों को बंद करना पड़ा, मूल रूप से इसे चलाने योग्य नहीं बनाना। कॉन्फ़िगरेशन का प्रत्येक अपग्रेड एक छोटी सी वृद्धि थी, इसलिए गेम को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया जा सका। तब तक, जब तक कि बहुत सारा पैसा बचाने के बाद वह एक साथ कई प्रमुख सेटिंग्स को अपग्रेड करने में सक्षम नहीं था, सुविधाओं और 75% विशेष प्रभावों को पूरी तरह से सक्षम कर रहा था। जब उसने खेलना शुरू किया तो उसने खुद को चौंका दिया। अनुभव पहले से बिल्कुल अलग था। क्या यह वह गेम है जिसे मैंने मूल रूप से स्थापित किया था? लेकिन जाहिर है, वर्तमान हार्डवेयर अभी भी इष्टतम इष्टतम संगतता पर नहीं है, इसलिए विमान पर, जब उन्होंने सभी प्रकार की संवेदी जानकारी पूरे दिल से एकत्र की और उस 737 के संज्ञानात्मक मॉडल के निर्माण के लिए नए संज्ञानात्मक पैटर्न का उपयोग किया, तो असुविधा की एक मजबूत भावना थी। उसके लिए, इस तरह की प्रणाली पूरी तरह से समझ में नहीं आती है और अत्यधिक बड़ी और जटिल है, अभी भी उसके वर्तमान प्रसंस्करण दायरे से परे है। इसलिए, जिस क्षण से वह विमान से उतरा, जगत मेहरा चकित और अनुपस्थित लग रहा था, वास्तव में क्योंकि वह लगातार अपने आसपास की चीजों को देख रहा था, सुन रहा था, सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों को सूंघ रहा था और नए संज्ञानात्मक पैटर्न के साथ निर्णय ले रहा था। अपना चेक किया हुआ वो बॉक्स उठाकर जगत मेहरा एयरपोर्ट के बाहर चले गए। वह टैक्सी के लिए लाइन में नहीं खड़ा था, न ही उसने अपने फोन का इस्तेमाल किसी को कॉल करने के लिए किया था, वह बस अचंभे में सड़क के किनारे खड़ा था। एक के बाद एक यात्रियों को गुजरते हुए देखकर जगत मेहरा ने जल्दी से अपने दिमाग में उनके नए संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित किए। एक यात्री जो उसके पास गया, जब वे उसके पास गए और जब वे उसके पास गए और अपने रास्ते पर चले गए, तो केवल कुछ ही सेकंड हुए। फिर भी उन्होंने पहले ही विश्लेषण की कई परतें खींच ली थीं, उन्हें एक साथ मिलाया था और एक संज्ञानात्मक मॉडल बनाया था। पहली परत का निर्माण भौतिक संरचनाओं से किया गया था, जिसमें शरीर, अंग और जोड़ रेखाओं और बिंदुओं के संयोजन की तरह थे। चलने के दौरान जिस तरह से जोड़ बदल गए, जिन बिंदुओं पर शरीर का वजन था, जिस तरह से बल लगाया गया था, आदि ने डेटा की पहली परत का गठन किया। दूसरी परत, इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग मोड के तहत, शरीर की गर्मी में परिवर्तन, थर्मल ऊर्जा का स्थानांतरण, मांसपेशियों के उपयोग के मोड और तीव्रता के साथ साथ शरीर की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए। तीसरी परत मानव शरीर संरचनाओं पर संबंधित डेटा से भरी हुई थी जिसे उसने पहले देखा था, उस समय पूरे शरीर का ऊर्जा हस्तांतरण मानचित्र बनाया। चौथी परत कुछ आंतरिक अंगों और स्राव प्रणालियों के बारे में जानकारी से भरी हुई थी, जो गंध और ध्वनियों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। स्तर 5। उन्होंने तेजी से परत दर परत सूचना के विभिन्न टुकड़ों को एकीकृत किया। एक राहगीर के उसके साथ रास्ते पार करने के बाद, जगत मेहरा पहले से ही इस नए संज्ञानात्मक पैटर्न के माध्यम से अपने दिमाग में एक तेज अनुभूति मॉडल स्थापित करने और कई प्रत्यक्ष गणना करने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, वह बता सकता था कि इस व्यक्ति के निचले पैर पर एक कट था जो उसके पैर के टेंडन को प्रभावित करता था, और वह चोट के कोण पर अनुमान लगा सकता था उसके शरीर में कौन से कोमल ऊतक गंभीर रूप से खराब हो गए थे जब वह चलता है या दौड़ता है, और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से अंग समस्याग्रस्त थे और संभावित कारण क्या था, उसकी काया और एथलेटिक क्षमता की स्थिति और उसकी ताकत का अनुमानित माप, उसका संभावित व्यवसाय और उसके द्वारा संभावित रूप से उसके लिए खतरा का स्तर, किस तरह से वह उसे न्यूनतम प्रयास से और बिना चोट पहुंचाए वश में कर सकता था, और वह उसे जल्दी से प्रतिरोध कैसे खो सकता था। अतीत में, जगत मेहरा विभिन्न संवेदी सूचनाओं के सामान्य अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह उतना प्रत्यक्ष और तेज नहीं है जितना अब है। इस नए संज्ञानात्मक पैटर्न में अधिक दक्षता और व्यापकता है, जिससे वह चीजों को पहले की तुलना में अधिक तेजी से देख सकता है, और उन चीजों पर पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से भी जो वह पहले नहीं देख सकता था। हालांकि, नकारात्मक पक्ष यह है कि मानसिक ऊर्जा की महत्वपूर्ण खपत है। थोड़े समय के अवलोकन के बाद ही उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगा। जगत मेहरा ने अपना अवलोकन बंद कर दिया, 1 मिनट से अधिक समय तक आराम किया। एक बार चक्कर आने के बाद, उसने घर जाने की तैयारी करते हुए टैक्सी बुलाने के लिए अपना फोन निकाला। कैब का इंतजार करते समय, एक लंबी महिला एक सूटकेस खींच रही थी, वहां से गुजरी।
जैसे ही वह पास आई, जगत मेहरा ने उसे अनजाने में देखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वह मोहित हो गया, उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। यह स्पष्ट था कि महिला इस तरह के घूरने की आदी थी, खासकर पुरुषों से, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सूटकेस खींचते हुए आगे बढ़ गई। हालांकि उससे 2 कदम पहले जगत मेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे बुलाया, जब आपके पास समय हो तो आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए। महिला ने भौहें चढ़ा दीं, उसकी ओर देखा, उसकी सांस के नीचे पागल बुदबुदाया और फिर जाने के लिए अपनी गति तेज कर दी। जगत मेहरा को इस प्रतिक्रिया का अनुमान था, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उसने जो संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित किया था, उसके अनुसार इस महिला को एक बहुत ही गंभीर आंतरिक बीमारी थी। विशिष्ट कारण और स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसकी हालत बिगड़ती रही तो उसके जीवन को खतरे में पड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, इसलिए उसे सलाह देना एक पलटा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह डॉक्टर को देखेगी और क्या वह बाद में बेहतर हो जाएगी, वह खुद को इससे चिंतित नहीं करेगा। कुछ ही समय बाद जगत मेहरा कार में बैठ गया और अनजाने में उस कार का एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करना शुरू कर दिया जिसकी वह अब सवारी कर रहा था। कार की भौतिक संरचना से शुरू होकर चेसिस, ट्रांसमिशन सिस्टम और गियरबॉक्स की संरचना तक, ऊर्जा रूपांतरण और ट्रांसमिशन की संरचना तक, इस समय कार के प्रक्षेपवक्र और स्थिति तक। आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह उतर गया और थोड़ी देर तक खड़ा रहा, खुद को थोड़ी चक्कर की स्थिति से बाहर निकाला। वह अब मूल रूप से समझ गया था कि इस तरह की नई मोड़ अनुभूति बहुमुखी नहीं थी। एक प्रभावी संज्ञानात्मक मॉडल को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए अभी भी पर्याप्त संवेदी सूचना संग्रह और वस्तु की गहन समझ की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 737 विमान के संबंध में उन्होंने इन विमानों पर पहले से शोध और अध्ययन नहीं किया था। विमान में उनकी सीट से अस्थायी रूप से एकत्र की गई संवेदी जानकारी एक प्रभावी संज्ञानात्मक मॉडल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, भले ही ऐसा महसूस हुआ कि उनका मस्तिष्क विस्फोट करने वाला था। कार के मामले में वह हवाई जहाज की तुलना में इसके बारे में अधिक जानता था, लेकिन उसकी समझ अभी भी सीमित थी, इसलिए वह रास्ते में एक पूर्ण संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करने में असमर्थ था। इस प्रकार इसकी उपयोगिता सीमित थी। अन्य मनुष्यों के संबंध में, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में चिकित्सा से संबंधित सामग्रियों को देखा था, उन्हें सामान्य मानव शरीर के आकार, आंदोलन, मांसपेशियों, हड्डियों, आंतरिक अंगों और ऊर्जा परिवर्तन के तरीकों की अपेक्षाकृत विस्तृत समझ थी। इसलिए वह एक अपेक्षाकृत प्रभावी संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित कर सकता है। यदि वह विभिन्न बीमारियों पर अधिक सामग्रियों का अध्ययन कर सकता है और पर्याप्त अवलोकन कर सकता है, संज्ञानात्मक मॉडल के लिए पर्याप्त नमूने स्थापित कर सकता है, तो तुलना के लिए पर्याप्त संदर्भ होंगे। फिर तेजी से स्थापित संज्ञानात्मक मॉडल अधिक व्यापक और कुशल होगा। उदाहरण के लिए, महिला के पास से गुजरने वाले कुछ दसियों सेकंड के भीतर वह अपनी विशिष्ट बीमारी का निदान कर सकता था और घाव का पता लगा सकता था। जगत मेहरा ने तब उन वस्तुओं के बारे में सोचा जिनके साथ उन्होंने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था। सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया वास्तव में कुछ हद तक संज्ञानात्मक मॉडल की वर्तमान स्थापना के समान थी। लक्ष्य की समझ जितनी अधिक और बेहतर होगी, सफल होना उतना ही आसान होगा। उनका मानना था कि अब जब उनके पास यह नया अनुभूति पैटर्न है, तो वस्तुओं के साथ सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करना तेज और आसान होना चाहिए। और एक वस्तु जिसका उसके साथ सुपर संवेदी संपर्क था, एक बड़ी इकाई जो एक वस्तु से संबंधित थी, उसके द्वारा एक नया संज्ञानात्मक मॉडल बनाना भी आसान होना चाहिए। दोनों के संयोजन से जगत मेहरा को कुछ और जटिल वस्तुओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, पहले एक कार को नियंत्रित करना चाहते थे, वह इसे अलग कर सकते थे और इसके अधिकांश भागों या प्रमुख घटकों के साथ सुपर संवेदी संपर्क बना सकते थे, जो उन्हें कार को बेहतर ढंग से चलाने या मरम्मत करने में मदद कर सकते थे। अब उसे बस कार की संरचना और प्रदर्शन की पर्याप्त समझ होनी चाहिए, इसके कुछ हिस्सों के साथ सुपर संवेदी संपर्क बनाना चाहिए, जो उसे एक नया संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करने में मदद कर सकता है, जिससे ड्राइविंग और मरम्मत अधिक सुविधाजनक हो सकती है। यही बात अन्य वस्तुओं पर भी लागू होती है। घर लौटने के बाद जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से सबसे पहले एलिस की स्थिति की जांच करते हैं। वह लगभग 10 दिनों से दूर था।
पहले से व्यवस्थित कार्य 1, 2 और 3 सभी पूरे हो गए थे। टास्क 4 प्रगति पर था और वॉयस सिस्टम में और सुधार चल रहा था। दीर्घकालिक कार्य भी प्रगति पर थे। जगत मेहरा ने तब उत्परिवर्तित मकड़ी के बारे में अपनी टिप्पणियां, उसके खून पीने से प्राप्त स्मृति विश्लेषण, उत्परिवर्तित मकड़ी के बारे में सभी प्रकार की जानकारी और मकड़ी की स्मृति से 2 उत्परिवर्तित पौधों की विशेषताओं को एलिस के माध्यम से वैम्पायर म्यूटेशन मॉडल में दर्ज किया। वह अपने वर्तमान विभिन्न डेटा को मापने और सारांशित करने के लिए आगे बढ़े, साथ ही इस समय के रक्त पीने के बाद कुछ अन्य परिवर्तनों को भी मापा और उन्हें मॉडल में इनपुट करें। तब जगत मेहरा ने पूछा, एलिस, मेरे म्यूटेशन ट्रेंड पर आपका क्या विचार है? वास्तव में उसे इस प्रश्न का प्रभावी उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एलिस अभी भी बहुत युवा थी। कई कार्य अभी तक परिपक्व नहीं हुए थे और उसे अभी भी बढ़ने की जरूरत थी। हालांकि उन्हें एलिस के साथ कई बातचीत करने की आवश्यकता थी। भले ही एलिस का मूल लगातार बदल रहा था और खुद को परिपक्व कर रहा था, लेकिन जो वास्तव में उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता था, वह केवल उसके और उसके बीच की बातचीत थी। दरअसल, जब जगत मेहरा ने पहले टास्क 3 इंच की व्यवस्था की थी, तो उन्होंने पहले ही एलिस को कुछ हद तक वैम्पायर म्यूटेशन मॉडल से परिचित होने और सुधार करने की अनुमति दे दी थी। जगत मेहरा को पता था कि उन्होंने खुद जो वैम्पायर म्यूटेशन मॉडल लिखा था, उसकी पूर्णता दर अभी भी बहुत कम है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जो डेटा और नमूने प्रदान कर सकता था वह बहुत सीमित था और डेटा मानकीकरण और तुलनीयता के साथ समस्याएं थीं। सामान्य परिस्थितियों में यह उसे बहुत सारी उपयोगी प्रतिक्रिया या संदर्भ प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि अब किस तरह की प्रतिक्रिया दी जा सकती है कि एलिस ने सीखा है, सुधार किया है और इसे इतने सारे डेटा के साथ पूरक किया है। एलिस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। जगत मेहरा को भी कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी नोटबुक खोली, अपने काम के ईमेल में लॉग इन किया और इस अवधि के दौरान प्राप्त ईमेल की जांच की। निदेशक लिन और विक्रम राज के निर्धारित प्रगति ईमेल के अनुसार परियोजना की प्रगति बहुत सुचारू थी। यहां तक कि अगर वह आधे महीने के लिए फिर से गायब हो जाता है तो यह कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद वह यूट्यूब पर गया और देखा कि वीडियो, जिसे रश्मि सिंह ने फिर से संपादित और बनाया था, देवगिरी निर्जन क्षेत्र के लिए रवाना होने के 2 दिन बाद ऑनलाइन जारी किया गया था। यूट्यूब पर 2 मिनट के संपादित संस्करण के अलावा टिकटॉक पर 10+ सेकंड का संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया था। उन दोनों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पब्लिक अकाउंट पर शेयर किया गया था। हालांकि उन अकाउंट्स के लिए फैन बेस बड़ा नहीं था, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। अपलोड किए गए अंतिम वीडियो में रश्मि सिंह ने कुछ साउंड इफेक्ट्स जोड़कर इसे और निखारा है। मेघा की पंक्तियों को शुरू से अंत तक हटा दिया गया था और उपशीर्षक का उपयोग करके सामग्री के प्रकार, मात्रा, खाना पकाने का समय और सावधानियां प्रदर्शित की गई थीं। उपशीर्षक का फॉन्ट और उनका स्थान विशेष रूप से रश्मि सिंह द्वारा डिजाइन और व्यवस्थित किया गया था, इसलिए समग्र दृश्य प्रभाव काफी अच्छा था। मेघा के शॉट्स ने उन्हें केवल एक अलग अभिव्यक्ति और तेज कार्रवाई के साथ दिखाया। तेज कट, ध्वनि प्रभाव और बीजीएम लय के साथ साथ उनकी साफ, फिट शेफ की वर्दी और उनके फोटोजेनिक चेहरे के साथ, यह एक जीवंत पेशेवर की आभा देने के लिए लग रहा था। विशेष रूप से वह शॉट जहां खरगोश के मांस को संसाधित करने के बाद उसने चाकू को बिना देखे एक तरफ फेंक दिया और यह चॉपिंग बोर्ड पर मजबूती से उतरा, जिससे एक मास्टर शोबोटिंग की आभा निकल गई। बेशक यह कैमरा शॉट्स और संपादन के माध्यम से हासिल किया गया था। मेघा दंपति और रश्मि सिंह के साथ चर्चा की गई रणनीति के अनुसार उनके द्वारा जारी किए गए पहले 1 या 2 वीडियो को गुणवत्ता की गारंटी देने की आवश्यकता थी। जानबूझकर फैलाने या प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब एक निश्चित स्तर का ध्यान आकर्षित हो जाता है और नेटिजन्स की दिशा की पहचान हो जाती है, तो वे पिछली योजना के अनुसार चीजों को गर्म करने का प्रयास करेंगे। बेशक वीडियो की गुणवत्ता के अलावा इसके लिए थोड़े भाग्य की भी आवश्यकता थी। यहां तक कि अगर एक स्वर के पंख जुड़े हुए थे, तो वह तब तक ऊंची नहीं उड़ता जब तक कि उसे हवा में नहीं फेंक दिया जाता। हालांकि जब जगत मेहरा ने उस समय बिलीबिली पर पोस्ट किए गए वीडियो की जांच की, तो इसमें पहले से ही 600 से अधिक लाइव कमेंट, बुलेट स्क्रीन कमेंट, 20,000 से अधिक क्लिक थ्रू और कुछ ही दिनों में काफी सिक्के थे।
यूट्यूब आईडी मैगज़ारा प्ले रैबिट, जिसने केवल वीडियो अपलोड किया था, पहले ही 3,800 से अधिक फॉलोअर्स प्राप्त कर चुका था। ऐसी लोकप्रियता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। आखिरकार उनका प्रचार पर्याप्त नहीं था और चूंकि वीडियो इंस्टाग्राम और सार्वजनिक व्हाट्सएप खातों पर भी था, इसलिए ट्रैफिक को यूट्यूब की ओर निर्देशित नहीं किया जाएगा। 2 मिनट के वीडियो के लिए 600 से अधिक लाइव कमेंट थे, जो पहले से ही काफी मात्रा में थे। लाइव कमेंट की सामग्री पर एक नज़र डालने के बाद जगत मेहरा ने राजकुमारी तांगड़ू का होम पेज एक एहसास के साथ खोला। जैसा कि अपेक्षित था, उनका सबसे हाल ही में प्रकाशित वीडियो मेघा के कुकिंग वीडियो से संबंधित एक हास्य संकलन था। 2 मिनट से अधिक की लंबाई के इस संकलन में मेघा के खाना पकाने के वीडियो से कई क्लिप का उपयोग किया गया, जो अन्य फिल्म क्लिप और डबिंग के साथ मिश्रित थे और बहुत ही बेतुके और मनोरंजक लग रहे थे। उदाहरण के लिए, मेघा द्वारा खरगोश का मांस काटने और लापरवाही से चाकू फेंकने के बाद यह दृश्य फिल्म ईस्ट मीट्स वेस्ट में कट गया, जहां वांग चुंगयांग को सिर पर एक बूट से मार दिया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने बूट को चाकू से बदल दिया था। उसने मेघा के दृश्यों और अमेरिकी टीवी शो हैनिबल के दृश्यों को एक साथ खाना पकाने के दृश्य भी मिलाए थे, जल्दी से संपादित किया था, रंगों को समायोजित किया गया था ताकि यह अजीब तरह से जगह से बाहर महसूस न हो। जगत मेहरा वीडियो देखकर जोर से हंस पड़े। बेतुकी लाइव टिप्पणी ने पूरे वीडियो में आधी स्क्रीन ले ली। कभी नहीं सोचा था कि आप उस तरह की रानी हैं, सोचा था कि आप एक स्वीटी थीं, आपको नहीं पता था कि आप एक नासमझ थे। क्या संगीत श्रेणी हमें रीमिक्स श्रेणी में फिर से चुनौती देने जा रही है? एक प्रसिद्ध संगीत अपलोडर प्रशंसकों को खुश करने के लिए स्पूफ वीडियो बनाने के लिए झुक गया है। क्या यह मानव स्वभाव की विकृति है या नैतिकता का पतन है? सभी ने उसका मनोरंजन किया। इसे 2 बार देखने के बाद जगत मेहरा ने पूरी साइट को फिर से खोजा और वास्तव में कई अन्य संकलन पाए जो मेघा के खाना पकाने के वीडियो के दृश्यों का उपयोग करते थे। नाटक की गिनती बहुत भिन्न थी, कुछ हजार से लेकर कुछ 100 तक, लेकिन अभी तक उनमें से किसी में भी रश्मि सिंह द्वारा बनाई गई रचनात्मकता से उच्च गुणवत्ता या अधिक रचनात्मकता नहीं थी। हालांकि रश्मि सिंह ने शुरू से अंत तक मेघा के वीडियो का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को यह स्पूफ वीडियो मनोरंजक और दिलचस्प लगा, वे स्वाभाविक रूप से सभी बुराइयों के स्रोत की तलाश करेंगे। इसके अलावा तेज इंद्रियों वाले अन्य अपलोडर इसमें शामिल होंगे जब उन्हें एहसास हुआ कि इस सामग्री में क्षमता है। आखिरकार यूट्यूब पर कुछ हद तक प्रसिद्ध अपलोडर के रूप में राजकुमारी तांगड़ू को सिर्फ अपने कवर से कहीं अधिक के लिए जाना जाता था। वह अक्सर कुछ बहुत अच्छे मिक्स्ड कट वीडियो भी बनाती थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह इस शैली का स्पूफ वीडियो बना रही थी। उसकी सामान्य शैली के विपरीत वास्तव में और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। जगत मेहरा ने मन ही अंदर छुआ महसूस किया, क्योंकि वह जानते थे कि रश्मि सिंह उनके और मेघा द्वारा बनाए गए वीडियो को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से मदद कर रही थी। हालांकि रश्मि सिंह द्वारा संपादित और संसाधित किए जाने के बाद वीडियो में बहुत अच्छी गुणवत्ता थी, अच्छी तरह से तैयार की गई और अद्वितीय थी। प्रारंभिक प्रचार और भुगतान किए गए विज्ञापन के बिना अचानक लोकप्रियता हासिल करना मुश्किल होगा। आखिरकार इस लघु वीडियो के निर्माण ने लोगों को आश्चर्यचकित नहीं किया। हालांकि रश्मि सिंह यूजर्स की देखने की आदतों और वरीयताओं को जानती थी। वह जानती थी कि विनोदी वीडियो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किए जाने और वायरल होने की अधिक संभावना है। उन्होंने इस वीडियो को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के खाते का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे इसके प्रसार में तेजी आई और जगत मेहरा और मेघा के आगामी कार्यों के लिए बहुत समय और धन की बचत हुई। जगत मेहरा इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि हालांकि वीडियो सरल लगता है, लेकिन यह उनके मूल लघु वीडियो का निर्माण करने से आसान नहीं है। दृश्यों के बीच निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे फुटेज थे जिन्हें संसाधित करने की आवश्यकता थी, और इसके लिए बहुत समय और श्रमसाध्य प्रयास की आवश्यकता थी। यह लगभग तय था कि रश्मि सिंह ने अपना सारा खाली समय इस वीडियो को बनाने में लगा दिया था। फिर भी उसने कभी भी जगत मेहरा से इसका जिक्र नहीं किया, नहीं उसने इसके बारे में डींग मारी, उसने बस चुपचाप सारा काम किया। जगत मेहरा सोच रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि रश्मि सिंह पर पहले से ही कितने भोजन बकाया है। उनके बिना जगत मेहरा की अनुमानित प्रचार योजना लंबी हो जाएगी। कम से कम वे अभी भी अंतिम वीडियो उत्पादन के साथ संघर्ष कर रहे होंगे। रिलीज के बाद इसकी लोकप्रियता की तो बात ही छोड़ दें।
जगत मेहरा जब रश्मि सिंह के प्रति आभार व्यक्त करने के बारे में सोच रहे थे, तभी उनके बगल वाले स्पीकर के माध्यम से एलिस की आवाज आई। बॉस, मेरे कुछ विचार हैं। जगत मेहरा ऊर्जावान हो गए और उन्होंने पूछा, मुझे अपने विचार बताएं। उन्होंने कहा, मुझे 2 बातें कहनी है। सबसे पहले, आप केवल म्यूटेंट के रक्त से नए क्षमता मॉडल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्षमताएं केवल उत्परिवर्तन से नहीं आ सकती हैं। कुछ विचार करने पर जगत मेहरा उसकी बात समझ गए। उनका कहना यह था कि यद्यपि जगत मेहरा सामान्य खरगोशों या मुर्गियों का खून पीने से क्षमताएं प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन म्यूटेंट का खून पीते समय वह उनकी क्षमताओं को प्राप्त कर सकता था, न कि केवल उत्परिवर्तन से आने वाले। उदाहरण के लिए, विशालकाय उल्लू की रात्रि दृष्टि क्षमता, क्योंकि सामान्य उल्लू में भी यह क्षमता होती है। जगत मेहरा ने सिर हिलाया। उसे इस बात का एहसास पहले ही हो गया था, लेकिन वह अभी भी खुश था कि एलिस इसे संक्षेप में बता सकता है। दूसरे बिंदु के बारे में क्या? दूसरे, आपके उत्परिवर्तन और क्षमता पैटर्न की प्रवृत्ति उल्लू और मकड़ी उत्परिवर्तन के मॉडल का अनुपालन नहीं करती है। आपका मानव रूप आपके उत्परिवर्तन को प्रतिबंधित कर रहा है। अन्य म्यूटेंट के रक्त को अवशोषित करने से आप जिस प्रकार की क्षमताएं प्राप्त करते हैं, वह भी इस पैटर्न से संबंधित है। दूसरा बिंदु जगत मेहरा के लिए कुछ अप्रत्याशित था, साथ ही थोड़ा रोमांचक भी था, क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य एलिस कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने पहले ध्यान में नहीं रखा था। जगत मेहरा ने कहा, मुझे अपनी विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बताएं। उत्परिवर्तित उल्लू और मकड़ी के रूपों और क्षमताओं के आधार पर पिछले कुछ महीनों में आपके लक्षित प्रशिक्षण और कई रक्त उत्परिवर्तन के परिणामों के साथ मेरे नए निर्मित मॉडल विश्लेषण का मानना है कि यदि आपके बाहरी परिवर्तन सामान्य उत्परिवर्तन परिणामों का पालन करते हैं, तो आपके शरीर को अब तक एक मजबूत विकासवादी कार्य के लिए मानव रूप से काफी अलग हो जाना चाहिए था। एलिस की व्याख्या के अनुसार, जगत मेहरा के निरंतर लक्षित प्रशिक्षण और रक्त उत्परिवर्तन के कई उदाहरणों के कारण उनके शरीर को मजबूत कार्य और विकास के लिए मानव रूप से पहले से ही काफी विचलित हो जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए, उसकी गंध की भावना को लगातार प्रशिक्षित करके, यदि उत्परिवर्तन घ्राण को लगातार बढ़ाने के लिए है, तो उसकी नाक को अधिक घ्राण कोशिकाओं को वितरित करने के लिए बड़ा होना चाहिए, जिससे यह अधिक गंधक कणों का पता लगाने में सक्षम हो सके। इसके अलावा, लगातार पहाड़ियों पर चढ़ने और विभिन्न उच्च कठिनाई शक्ति और चपलता प्रशिक्षण करने से उसकी मांसपेशियों के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने चाहिए थे। उदाहरण के लिए, जांघ और नितंब की मांसपेशियों का अनुपात काफी बढ़ जाएगा और उसके कंकाल की संरचना तदनुसार बदल जाएगी। इसके अलावा, बार बार होने वाली चोटों से उसकी त्वचा सख्त होनी चाहिए या बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक खोल उसे ढक सकता है। इसके अलावा, उन्होंने विशालकाय उल्लू से रात्रि दृष्टि क्षमता प्राप्त की। उल्लुओं में रात्रि दृष्टि का सिद्धांत यह है कि वे बड़ी संख्या में रॉड कोशिकाओं पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनकी आंखें गोलाकार नहीं, बेलनाकार होती हैं। इसलिए उनकी गर्दन अत्यधिक लचीली होती है और 270 डिग्री मुड़ सकती है। लेकिन नाइट विजन मोड के तहत भी जगत मेहरा अभी भी अपनी आंखों को लचीले ढंग से हिला सकते थे। हालांकि नाइट विजन मोड में अंधेरे में उसकी आंखें एक सामान्य व्यक्ति से अलग दिखाई देंगी, असामान्य रूप से चमक रही थीं और काफी भयानक दिखती थीं। लेकिन आमतौर पर उनका रूप एक सामान्य मानव की सीमा को पार नहीं करता था। उसकी तुलना में बड़े पैमाने पर उल्लू के पंजे और शरीर का आकार अपने मूल रूप से परे था, उत्परिवर्तित मकड़ी का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो लगभग एक अलग प्रजाति में बदल गया था। उनकी उत्परिवर्तन क्षमताओं के लिए वे अपने रूपों में भारी अनुकूलन परिवर्तन से गुजरे। तरुण गोयल के लिए उनकी सभी क्षमताएं एक मानव समाज के भीतर थीं और उन्हें जगत मेहरा की तरह कोई लक्षित प्रशिक्षण याद नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि मानव आकार को बनाए रखने के लिए उसका शरीर कुछ हद तक अपने उत्परिवर्तन को सीमित कर रहा है और प्राप्त क्षमताओं का चयन और संशोधन कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण इस तरह के प्रतिबंध लगाएंगे? शरीर का मानना है कि मानव समाज में एक सामान्य मानव रूप बनाए रखने से बेहतर रहने की स्थिति प्रदान की जाएगी। हालांकि जगत मेहरा ने सोचा कि शायद यह एक अमानवीय राक्षस बनने के लिए उनके अवचेतन अनिच्छा से संबंधित था। आखिरकार तरुण गोयल की क्षमताओं के माध्यम से
वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा डर 8 भुजाओं और 8 आंखों वाला राक्षस बनना था। यह एक प्रणाली के ढांचे और नियमों की तरह है। इस प्रणाली के तहत सभी कार्यों और अनुप्रयोगों का पालन करना चाहिए और नियमों को फिट करने के लिए संशोधित और आत्मसात किया जाना चाहिए। ढांचे का हिस्सा बनने से पहले उनका उपयोग किया जा सकता है। जगत मेहरा को संदेह था कि विशाल उल्लू, उत्परिवर्ती मकड़ी और यहां तक कि तरुण गोयल के रक्त से प्राप्त कई क्षमताओं और उत्परिवर्तन पैटर्न सीधे उत्परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे उनके अपने सिस्टम नियमों में फिट नहीं होते हैं। क्योंकि उसका शरीर संबंधित विदेशी अंगों के उत्परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, या क्योंकि वे उसकी मौजूदा क्षमताओं के साथ संघर्ष करते हैं, उन्हें केवल सचेत रूप से सुधार किया जा सकता है और धीरे धीरे अपने सिस्टम में आत्मसात किया जा सकता है। बेशक यह संभव है कि उसका अवचेतन और उसका शरीर दोनों सोचते हैं कि यह प्रणाली उत्परिवर्तन के लिए अधिक शक्तिशाली और कुशल दिशा है, इसलिए वे अन्य मामूली क्षमताओं के लिए समग्र दिशा नहीं बदलना चाहते हैं। भले ही उनके पास उत्परिवर्तन के लिए यह सिस्टम फ्रेमवर्क और नियम क्यों है जो मूल मानव रूप का अनुसरण करता है, जगत मेहरा ने यह महसूस करने के बाद राहत महसूस की। कम से कम उन्हें अब राक्षस बनने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलिस की आवाज़ अभी भी उसकी विश्लेषण प्रक्रिया का विवरण दे रही थी, लेकिन जगत मेहरा ने पहले ही सोच लिया था कि वह क्या कह रही थी, इसलिए उसने उसे रुकने के लिए कहा। ईमानदारी से कहूं तो इस बार एलिस का प्रदर्शन काफी आश्चर्यजनक और सुखद था। इस तरह के सहायक और सहायक की उसे जरूरत है। शाबाश एलिस, जगत मेहरा ने प्रशंसा की। आपने भी अच्छा काम किया बॉस, एलिस ने तुरंत जवाब दिया। जगत मेहरा ने अपनी मुस्कान को सख्त कर दिया। ठीक है, अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। आपको कहना चाहिए धन्यवाद बॉस। मैं अच्छा काम जारी रखूंगा। धन्यवाद बॉस। मैं अच्छा काम जारी रखूंगा। नया कार्य 1, यह सुनिश्चित करने के आधार पर कि ऑनलाइन व्यवहार का पता नहीं चलता है और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। डिवाइन टेक्नोलॉजी और इसके संस्थापक आरव सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। देवगिरी निर्जन क्षेत्र में बैनर्जी उपनाम वाले ब्रॉडकास्टर और उनके 3 साथियों की मृत्यु से संबंधित समाचार और चर्चाएं एकत्र करना। 24 दिसंबर की दोपहर को जगत मेहरा विभिन्न प्रसंस्कृत और मैरिनेट किए गए खरगोश का मांस लेकर रश्मि सिंह के घर गया। आज रात क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जगत मेहरा ने पहले ही रश्मि सिंह और कविता बंसल के साथ उनके लिए खाना बनाने और एक साथ क्रिसमस ईव मनाने की योजना बना ली थी। वास्तव में इस विदेशी त्योहार का उनके लिए कोई महत्वपूर्ण महत्व नहीं था। यह सड़कों और इंटरनेट पर हर जगह व्यापारियों द्वारा बनाया गया उत्सव का माहौल था और वे इस अवसर का लाभ उठाकर इकट्ठा होते थे। मूल रूप से वे केवल 3 ही थे, लेकिन जब रश्मि सिंह की बहन ने सुना कि जगत मेहरा खाना बनाने जा रहे हैं, तो यह अब सिर्फ 2 व्यक्तियों की दुनिया नहीं रह गई थी। वह मस्ती में शामिल होने के लिए अपने मंगेतर को साथ खींच ली। इसके बाद प्रदीप भाटी और उनकी पत्नी कीर्तिका देसाई भी उनके साथ आए। उनके पीछे रश्मि सिंह के 2 दोस्त और कविता बंसल की एक सहपाठी भी आईं। यह अचानक 10 लोगों की एक बड़ी सभा बन गई। जगत मेहरा के पास अब लोगों के साथ व्यवहार करने का अपना अनूठा तरीका है, इसलिए वह ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। इसके अलावा 10 लोगों में से वह कविता बंसल की सहपाठी को छोड़कर सभी से पहले भी मिल चुका था। उनमें से अधिकांश को इस शहर में उनका सबसे करीबी दोस्त भी माना जा सकता है। और चूंकि उसने इस बार रिकॉर्ड तोड़ 12 खरगोशों का सेवन किया था, इसलिए खरगोश के मांस से बाहर निकलने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वह तैयार खरगोश के मांस से भरे फोम बॉक्स को समुदाय के सुरक्षा गार्ड स्टेशन के पास ले जा रहा था, तो 2 सुरक्षा गार्डों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अंगूठा देते हुए कहा, मिस्टर मेहरा का खरगोश का मांस वास्तव में शानदार है। खरगोश का ठंडा व्यंजन सबसे अच्छा है जिसे मैंने वर्षों में चखा है। यदि आप भविष्य में खरगोश के मांस का रेस्तरां खोलते हैं, तो आपका व्यवसाय निश्चित रूप से फलता फूलता है। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए उनसे थोड़ी देर बातचीत की और फिर जाने के लिए टैक्सी ले ली। इस बार देवगिरी निर्जन क्षेत्र से लौटने के बाद जगत मेहरा को चिंता थी कि कहीं उनके खून की खपत बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक मांस खरगोश खरीदे, एक बार में कुल 15। जब वह खरगोशों को हिला रहा था, तो सुरक्षा गार्डों ने उससे इसके बारे में पूछा। आखिरकार पिछले कुछ महीनों में
उन्होंने अक्सर जगत मेहरा को खरगोशों को घर वापस ले जाते हुए देखा। हर बार 5 से 8 खरगोशों के बीच, और इस बार 10 से अधिक। यह निश्चित रूप से विशिष्ट पालतू स्वामित्व नहीं था। वे चिंतित थे कि उनके अपार्टमेंट में बहुत अधिक खरगोशों को पालने से गंध आ सकती है या बहुत अधिक शोर हो सकता है जो अन्य निवासियों को परेशान कर सकता है। जगत मेहरा ने बताया कि वह एक नियोजित रेस्तरां के लिए खरगोश के व्यंजन तैयार कर रहे थे और उन्हें अपने घर में खाली पिंजरे दिखाए। उन्हें बताया कि पिछले मास खरगोशों को पहले से ही संबंधित व्यंजनों में बदल दिया गया था। फिर 2 दिन बाद उन्होंने सुरक्षा गार्डों को स्वाद परीक्षण के रूप में ठंडे खरगोश के मांस के एक हिस्से के साथ प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें खरगोश के मांस के शेफ के रूप में उनकी स्वीकृति प्राप्त की। जब वह रश्मि सिंह के घर पहुंचे और उन 2 दोस्तों को देखा जिन्हें उन्होंने क्रिसमस ईव के लिए आमंत्रित किया था, तो जगत मेहरा खुद को रोक नहीं सके। वह उन दोनों को जानता था और उन्होंने उस पर गहरी छाप छोड़ी। वे ऐसे जोड़े थे जो प्राथमिक विद्यालय से ही साथ थे और अंततः शादी कर ली, जिनकी मुलाकात रश्मि सिंह के जन्मदिन पर केटीवी में हुई थी। वह आदमी एक छोटी चोटी के साथ एक गेम कंपनी का कला निर्देशक था और महिला रश्मि सिंह की बचपन की दोस्त लिनलिन थी। जगत मेहरा हैरान रह गए क्योंकि उस दिन के बाद उन्होंने रश्मि सिंह से सुना कि बचपन की प्रेमिका, जिनकी शादी हुई थी, वे छोटी छोटी बातों पर लगातार झगड़ते थे और अंततः तलाक ले लेते थे। लेकिन अब वे दोनों एक साथ इकट्ठे थे, हंस रहे थे और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातें कर रहे थे। जब जगत मेहरा खरगोश का मांस और अन्य पहले से तैयार सामग्री तैयार करने के लिए रसोई में गए, तो रश्मि सिंह ने मदद के लिए आने का अवसर लिया और मुस्कुराते हुए फुसफुसाए, आपको उन्हें एक साथ देखना आश्चर्यजनक लगता है ना? जगत मेहरा ने बिना सोचे समझे पूछा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली? इस बार रश्मि सिंह की हैरान करने की बारी थी, तुम्हें पता था? ओह, यह एक अनुमान था, जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, वे वास्तव में जानते हैं कि उपद्रव कैसे करना है। उन्होंने पहले भी इतना बड़ा सौदा किया था, यहां तक कि तलाक तक जा रहे थे। लिनलिन इसके बारे में बहुत दृढ़ लग रहा था, मुझे लगा कि वे इस बार सुलह नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह लंबा नहीं हुआ है और वे पहले की तरह अविभाज्य हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उन दोनों के बारे में क्या कहना है। वे शायद अब तक के अधिकांश रिश्तों की तुलना में करीब हैं, शायद एक दूसरे के बिना जीवन के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रश्मि सिंह को यह अजीब नहीं लगा कि जगत मेहरा अनुमान लगाने में सक्षम थे। उसकी नज़र में जगत मेहरा हमेशा से ही बोधगम्य था, हमेशा वह देखने में सक्षम था जो दूसरे नहीं देख सकते। हो सकता है कि उसने लिनलिन और उसके पति की बातचीत से कुछ देखा हो और यह अनुमान लगाया हो। दरअसल जगत मेहरा ने घर में कदम रखते ही सुलह किए गए जोड़े के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की और उनमें से अपना संज्ञानात्मक मॉडल बनाया। लेकिन उनके पुनर्विवाह के बारे में उनका अनुमान रश्मि सिंह के कहने की भविष्यवाणी से अधिक था। जब उसने कहा, आपको उन्हें एक साथ देखना आश्चर्यजनक लगता है ना? तो जगत मेहरा को तुरंत अंदाजा हो गया कि वह आगे क्या कह सकती है। जगत मेहरा ने पाया कि जिन लोगों को वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनके लिए उन्होंने जो संज्ञानात्मक मॉडल बनाया वह बहुत विस्तृत था। यह न केवल दृश्य, श्रवण, घ्राण जानकारी और नए संज्ञानात्मक पैटर्न के माध्यम से बनाया गया था, बल्कि व्यवहार, आदतों, प्रदर्शन, भावनाओं और अन्य विवरणों के व्यापक पिछले अवलोकनों के माध्यम से भी बनाया गया था। यह एक अधिक त्रिआयामी और व्यापक मॉडल था। वास्तविक समय की जानकारी जैसे कि आवाज का लहजा, चेहरे के भाव और बातचीत की सामग्री के साथ, जगत मेहरा इस मॉडल के माध्यम से कुछ हद तक रश्मि सिंह के कार्यों, शब्दों और यहां तक कि विचारों की तुरंत भविष्यवाणी कर सकते हैं। जगत मेहरा को खुद उम्मीद नहीं थी कि रश्मि सिंह को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे। अगर वह कविता बंसल या प्रदीप भाटी के लिए इस तरह के मॉडल बनाते हैं, तो परिणाम कम प्रभावी होंगे। और अगर वह लक्ष्य को कमरे में दूसरों पर बदल देता है, तो परिणाम और भी कम सटीक होंगे।